हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग ये एक इम्पॉर्टेंट सेशन शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल के अंदर केस लॉज हैं वो हम लोग करने वाले हैं, जो आपके मई 23 और नवंबर 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो हम लोग इसको शॉर्ट और स्वीट तरीके से कंप्लीट कर देंगे जल्द से कम ड्यूरेशन के अंदर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है, ये कोई रिविजन वीडियो नहीं है। रिवीजन वीडियो में इसका रिवीजन भी करवा दूंगा मैं फटाक से विद इन फ्यू मिनट्स, लेकिन यहां पर थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेनेशन दूंगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहला केस लॉ है होंडा सील कार्स इंडिया लिमिटेड। इस केस लॉ में क्या हुआ था मैं आपको बताता हूं। यहां पर कुछ कंपनी साथ में आ रही है फॉर सम टेक्निकल कोलैबोरेशन, इनको कोई टेक्निकल जॉइंट वेंचर करना है। ठीक है, कोई टेक्निकल रीजन, अब देखो कार बनाने वाली कंपनी है तो कुछ ना कुछ टेक्निकल नो हाउ तो होगा इसके अंदर। तो कुछ कंपनी साथ में आ रही है फॉर टेक्निकल नो हाउ, फॉर टेक्निकल वेंचर, टेक्निकल जॉइंट वेंचर। तो उसमें हर एक कंपनी थोड़ा बहुत वो टेक्निकल फी कुछ पे कर रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल फी पे कर रही है टू गेट सम नो हाउ। अब ये जो टेक्निकल फी पे कर रही है उसका नेचर क्या होगा, कोर्ट के सामने ये था, क्या ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। नेचर समझो पहले क्वेश्चन का। कुछ कंपनी साथ में आ रही है फॉर डूइंग सम टेक्निकल कोलैबोरेशन, और उस कोलैबोरेशन को करने के लिए बहुत सारी कंपनी साथ में आ रही है, और उसमें हर एक कंपनी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत कुछ टेक्निकल फी पे कर रही है टू ऑब्टेन द राइट्स टू ऑब्टेन सम टेक्निकल नो हाउ। तो वो जो टेक्निकल नो हाउ है उसका जो नेचर है वो क्या होगा, रेवेन्यू या कैपिटल, क्योंकि अगर रेवेन्यू है तो डिडक्शन मिलेगा, कैपिटल है तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब कोर्ट ने इसमें दो पॉइंट बोल दिए। पहला पॉइंट, अगर ये एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए है, ये कॉन्ट्रैक्ट, ये वेंचर एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, प्लस ये अगर लिमिटेड पीरियड के लिए, कैसे है, लिमिटेड पीरियड के लिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, लिमिटेड के पीरियड के लिए, तो इसका जो भी डिडक्शन है वो रेवेन्यू माना जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर ये लिमिटेड पीरियड के लिए नहीं है बल्कि ये एक नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, किस चीज के लिए, नए बिजनेस को सेटअप करने के लिए, तो कोर्ट ने बोला तो फिर पोजीशन डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट पोजीशन का मतलब क्या होता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो सकता है। देखो, अगर आप एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इंप्रोवाइज करते हो तो वो तो रेवेन्यू खर्चा है, लेकिन अगर आप नया बिजनेस सेटअप करते हो उसके लिए खर्चा करते हो तो वो एक कैपिटल खर्चा हो गया, उसका आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब इस केस लॉ में कोर्ट ने बोला कि ये टेक्निकल फी कैपिटल इन नेचर है। ये टेक्निकल फी कैपिटल एंड नेचर इसलिए है क्योंकि आपका वेंचर तो बंद होने वाला है थोड़े दिन के अंदर। आपने ये जॉइंट वेंचर कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए तो नहीं किया है, ये तो आपने टेम्पररी पर्पस के लिए किया है। तो इसमें जो भी खर्चा कर रहे हो हम आपको उसको डिसअलाउ कर देंगे और उसको कैपिटल इन नेचर मान लेंगे। ठीक है, थोड़ा टेक्निकल केस लॉ है लेकिन बहुत बारीकी से इसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, तो यहां पर पूरे केस लॉ का अल्टीमेट कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई कंपनी जॉइंट वेंचर करती है, उसमें टेक्निकल नो हाउ के लिए पे करती है और फिर वो जॉइंट वेंचर बंद हो जाता है, जॉइंट वेंचर कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बंद हो जाएगा, तो उसका जो खर्चा है वो कैपिटल खर्चा माना जाएगा। चेक करो, अगर कंटिन्यू रहता तो कोर्ट शायद उसका डिडक्शन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के दे देती। ठीक है, अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते, केस लॉ नंबर 2, सीआईटी वर्सेस एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड 2018। इसमें क्या होता है, ये 10AA के ऊपर केस लॉ है जो एससीजेड वाला डिडक्शन है। इसमें क्या हुआ था कि यहां पर कोर्ट के सामने ये इशू था कि अगर आप कोई खर्चा फॉरेन एक्सचेंज में करते हो फॉर प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर अगर कोई खर्चा करते हो फॉर प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज इन फॉरेन एक्सचेंज, तो वो क्या होता है, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकल जाता है, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता है। तो सवाल ये उठ रहा है कि एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकल रहा है तो क्या टोटल टर्नओवर से भी उसको निकालना है या सिर्फ एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकाल के उसको बाय बाय बोल दो। खर्चा क्या है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फॉरेन एक्सचेंज इन प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विस आउटसाइड इंडिया, वो एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकलता है, क्योंकि लॉ के अंदर है ना एक्सपोर्ट टर्नओवर प्रिसाइजली डिफाइंड है, टोटल टर्नओवर डिफाइंड नहीं है। तो क्या जो चीज एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकलती है वो चीज टोटल टर्नओवर से भी निकल जाएगी, तो कोर्ट ने बोला है हां, जो भी चीज एक्सपोर्ट टर्नओवर से निकल जाती है वो टोटल टर्नओवर से भी निकल जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोर्ट टर्नओवर इज ए पार्ट ऑफ टोटल टर्नओवर ओनली। तो अगर एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन एक्सचेंज फॉर प्रोविजन ऑफ टेक्निकल सर्विसेज आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट टर्नओवर से बाहर निकलता है तो उसको टोटल टर्नओवर से भी बाहर निकालना पड़ेगा, कोर्ट ये बोल रहा है, चेक कर लो। अगले केस लॉ की तरफ चलते हैं, बॉम्बे हाईकोर्ट का केस लॉ सीआईटी वर्सेस शंकर कृष्णन, जो एक सैलरी के ऊपर केस लॉ है। अब इसमें क्या हो रहा है सुनो, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय है, ठीक है, एक एम्प्लॉयर है एक एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉयर क्या होता है, बहुत बार अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन देता है ना। तो अगर मैं एम्प्लॉयर हूं आप एम्प्लॉय, और यहां पर एक लैंडलॉर्ड है, तो मैंने क्या किया, मैंने लैंडलॉर्ड को बोला मेरे एम्प्लॉय को घर दे दो। लैंडलॉर्ड ने क्या बोला, पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट दो आप मुझे। तो मैंने लैंडलॉर्ड को 5 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, क्योंकि घर लेने के लिए आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा। तो मैंने जो उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, क्या उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट चार्ज करके गवर्नमेंट
क्या उस नोशनल इंटरेस्ट को एम्प्लॉय का परक्यूसिट बना सकती है? सुन लो बराबर से, मैं एम्प्लॉय को घर देना चाहता हूं, रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन, तो मैंने एक लैंडलॉर्ड ढूंढा जो घर दे रहा है, मैंने बोला मेरे एम्प्लॉय को घर दे दो, उसका जो भी रेंट है वो मैं पे करूंगा, ठीक है। अब उसके अलावा रेंट तो उसके हाथ में टैक्सेबल परक्यूसिट होगा, वो छोड़ दो, उसके अलावा मैंने जो लैंडलॉर्ड को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर नोशनल इंटरेस्ट कंप्यूट करके मेरे एम्प्लॉय के हाथ में परक्यूसिट की तरह टैक्स चार्ज करवा सकती है? तो यहां पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोला ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, चेक कर लो। नेक्स्ट वाला केस क्या है, जरा ध्यान से सुनना। जनरली क्या होता है, जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के बच्चे लोगों को एजुकेशन फैसिलिटी देता है ना, तो उसमें 1,000 रुपए तक एग्जाम्प्ट है। अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि मैं एम्प्लॉयर हूं, आप एम्प्लॉय हो, और आपके बच्चे लोगों को मैं स्कूल में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, तो उसमें 1,000 रुपए तक का एग्जाम्शन है पर मंथ पर चाइल्ड। अब सवाल यह उठ रहा है कि 1,000 रुपए तक एग्जाम्शन है या 1,000 रुपए का फ्लैट डिडक्शन है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके बच्चों के लिए 800 रुपए की फीस भर रहा हूं तो एग्जाम्प्ट है, लेकिन मैं अगर आपके बच्चों के लिए 2,500 रुपए की फीस भर रहा हूं तो क्या ऐसा है कि 1,000 एग्जाम्प्ट है, 1,500 टैक्सेबल है, या फिर एग्जाम्शन मिलेगा ही नहीं? तो यहां पर गवर्नमेंट ने बोला कि अगर एम्प्लॉयर आपके बच्चों के लिए 1,000 रुपए से ज्यादा का फीस देता है तो एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। 1,000 के अंदर देता है तो एग्जाम्शन मिलेगा, 1,000 के ऊपर देता है, मिसाल के तौर पर 4,000 रुपया हर महीने फीस दे रहा है, तो यह मत सोचना 1,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा, तो कुछ भी एग्जाम्शन नहीं मिलेगा। ये कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं है। 1,000 तक फीस है तो पूरा माफ, 1,000 के ऊपर जो भी फीस है तो फिर पूरा टैक्सेबल। इट इज एज सिंपल एज दिस, चेक कर लो फटाक से। ये चौथा केस लॉ। अगला केस लॉ ये है कि जो जनरली क्या होता है, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आपको 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का एग्जेम्पशन मिलता है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। 2 प्रॉपर्टी तक आप एसओपी दिखा सकते हो। सवाल यहां पर यह उठ रहा है, क्या एचयूएफ भी एसओपी का एग्जेम्पशन ले सकता है 2 प्रॉपर्टी का? क्या एचयूएफ भी बोल सकता है मेरी 2 प्रॉपर्टी है जो क्या एसओपी है, मेरे घर के लोग रहते हैं उसमें, फैमिली मेंबर्स रहते हैं, करता खुद रहता है? तो यहां पर कोर्ट ने बोल दिया, गुजरात हाई कोर्ट ने, हां ये बेनिफिट एचयूएफ को भी मिलेगा, सिर्फ इंडिविजुअल का ठेका नहीं है इसके ऊपर। एचयूएफ भी 2 प्रॉपर्टी को एग्जेम्प्ट करवा सकता है अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ में क्या होता, असेसी ने ना किसी को अपनी शॉप लेट आउट कर दिया, ठीक है, कोई शॉप लेट आउट कर दिया। अब सामने वाले ने लेट आउट करने के पहले उसको क्या दिया, इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट। तो ये 5 लाख रुपया इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट असेसी को दे दिया। तो एओ ने क्या बोला, तेरे को वहां से 5 लाख रुपए का फ्री में इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट मिला ना, तो उस पे अभी तेरे को नोशनल इंटरेस्ट पे हम टैक्स लगाएंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला क्या फालतूगिरी कर रहे हो भाई, उसको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट मिला है ना यार, उसको थोड़ी इंटरेस्ट मिल रहा है। जब कुछ डिपॉजिट इंटरेस्ट फ्री मिल रहा है और उस पर कोई इंटरेस्ट उसको एक्चुअली में मिला ही नहीं है, तो आप उस पर नोशनल इंटरेस्ट चार्ज करके कैसे टैक्स लगा सकते हो? तो कोर्ट ने बोल दिया कि भाई इस पर ना ही पीजीबीपी इनकम लग सकती है और ना ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कुछ कमा ही नहीं रहा है भाई, या ना ही पीजीबीपी इनकम कमा रहा है ना ही इंटरेस्ट कमा रहा है, कुछ नहीं लग सकता इसके ऊपर। देयरफॉर अगर आप किसी को लेट आउट करते हो, बदले में आपको इंटरेस्ट फ्री डिपॉजिट मिलता है, तो उसके ऊपर डिपार्टमेंट नोशनल इंटरेस्ट चार्ज करके आपको टैक्स नहीं लगा सकता है। आधे से ज्यादा केस लॉज है ना, दिमाग खराब हो गया डिपार्टमेंट का, इसलिए ही आया है, नहीं तो ये केस लॉज कभी जिंदगी में जन्म ही नहीं लेते, ठीक है। क्या मतलब बनता है इन सारे केस लॉज? नाउ नेक्स्ट केस लॉ नंबर 7, सेशाय साई स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड। अब ये केस लॉ क्यों आया, मैं उसका लॉजिक बता देता हूं आपको। मैंने आपको क्लास में भी बोला है कि जनरली क्या होता है, जब आप कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो, ठीक है, स्पेशली जब आप किसी सोसाइटी में रहते हो, तो जब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होता है, वहां पर सिर्फ क्या ट्रांसफर होता है, राइट टू एंजॉय द प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। और वो भी कैसे ट्रांसफर करते हो, आप शेयर सर्टिफिकेट को ट्रांसफर करके। मिसाल के तौर पर आज मैं अपनी सोसाइटी में रहता हूं, तो ये घर मेरा है ऑब्वियसली, लेकिन पेपर के ऊपर मेरा नाम नहीं लिखा है, पेपर के ऊपर लिखा है कि ओनर कौन है, सोसाइटी ओनर है, मैं ओनर नहीं हूं। कल जाकर अगर मुझे ये घर बेचना है किसी को, तो क्या ओनरशिप बदलेगी? ओनरशिप नहीं बदलेगी, सिर्फ क्या बदलेगा, राइट टू एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी बदलेगा। और वो कैसे बदलेगा, वो मैं अपना शेयर सर्टिफिकेट किसी और के नाम पे दे दूंगा जिसको भी मैं घर बेचने वाला हूं। तो क्या ये भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा? उसी को टेक्निकल भाषा में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 2020 में, यस ये भी ट्रांसफर के डेफिनेशन में आएगा। ट्रांसफर के डेफिनेशन में स्पेसिफिक एक क्लॉज है, क्या, एनी ट्रांसैक्शन विच हैज द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड कम विद इन द परव्यू ऑफ व्हाट,
247 क्लॉज 6 के अंदर। तो कोई भी ट्रांजैक्शन जहां पर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का एंजॉयमेंट किसी को ट्रांसफर करते हो, कैसे ट्रांसफर करते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करके ट्रांसफर करते हो, तो वो भी एक किस्म का ट्रांसफर है और उस पे कैपिटल गेन्स आपको लगेगा। एक्चुअल ओनरशिप चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चेक कर लो जल्दी से। नेक्स्ट केस लॉ नंबर 8, ये है सेक्शन 1037 के ऊपर। 1037 क्या है? 1037 के अंदर क्या होता है पता है? अगर आपकी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड गवर्नमेंट अगर आपसे कंपल्सरीली अक्वायर कर लेती है तो वो उसका जो भी कैपिटल गेन्स होता है वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। इंडिविजुअल HUF कम से कम 2 साल के लिए उसको यूज करना चाहिए, या उनके पेरेंट्स कम से कम 2 साल के लिए एग्रीकल्चर पर्पज के लिए यूज करना चाहिए, कुछ कंडीशन है, ठीक है। अब यहां पर एक सवाल उठा, बहुत बारीक बारीक क्वेश्चन है इन केस लॉस के अंदर, बहुत बारीक बारीक पॉइंट है। यहां पर एक सवाल उठा कि सपोज मैं वो असेसी हूं और गवर्नमेंट ने मेरी अर्बन एग्रीकल्चर लैंड कंपल्सरीली अक्वायर कर ली, ठीक है। अब मैं गवर्नमेंट के साथ, जब गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली अक्वायर की तो गवर्नमेंट के साथ मैंने नेगोशिएट किया, भाई मेरे को इतना पैसा नहीं देना, मेरे को इतना पैसा देना, मेरे को इतना पैसा नहीं देना, मेरे को इतना पैसा देना। तो क्या अगर मैं गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएट करता हूं मेरा कॉम्पेंसेशन, तो क्या ये कंपल्सरी एक्विजिशन नहीं कहलाया जाएगा? क्या ये एक सेल में कन्वर्ट हो जाएगा? और अगर ये सेल में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिल सकता है, क्योंकि एग्जेम्पशन तो सिर्फ कंपल्सरी एक्विजिशन वालों को मिलेगा। तो यहां पर कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में इन बालकृष्णन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, दैट कि अगर आप कंपल्सरीली अक्वायर करते हो प्रॉपर्टी और आपस में बैठकर नेगोशिएट करके कॉम्पेंसेशन अग्री करते हो, इसका मतलब यह नहीं है कि ट्रांजैक्शन सेल हो गया है। ट्रांजैक्शन तो कंपल्सरी एक्विजिशन ही है और आपको 1037 का एग्जेम्पशन मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, क्योंकि 1037 सेल वालों को नहीं मिलता है। तो जस्ट बिकॉज मैंने गवर्नमेंट के साथ आर्ग्यूमेंट किया और बोला नहीं नहीं ये कम दे रहे हो आप, इतना मेरे को कॉम्पेंसेशन कम से कम दो, और गवर्नमेंट अग्री कर जाती है, तो ये सेल नहीं होता है, ये फिर भी कॉम्पेंसेशन ही माना जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ, केस लॉ नंबर 9। अब इस सेक्शन में क्या हुआ था, 54G के ऊपर है। अब 54G के अंदर क्या होता है, आप एक अर्बन एरिया से रूरल एरिया में शिफ्ट करते हो, तो उसमें जो भी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ ट्रांसफर करते हो ना आप, तो उस पर जो भी कैपिटल गेन्स आता है तो वो गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट कर देती है, अगर आप रूरल एरिया में जाकर 2 साल के अंदर वापस से वो सब कुछ खरीद लोगे, ठीक है। तो असेसी ने क्या किया, अपना लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी सब बेच दिया, और जो भी पैसा आया ना उसके लिए वापस से लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीदने के लिए एडवांस दे दिया, खरीदा नहीं, सिर्फ एडवांस देके रख दिया। तो क्या सिर्फ एडवांस दे दिया तो क्या उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा? कोर्ट ने बोला हाँ मिल जाएगा। एडवांस दे दिया ना, पैसा यूटिलाइज तो कर दिया है ना, अभी मशीनरी तो आते रहेगी यार, और जो लैंड, बिल्डिंग ये तो आता रहेगा, वो तो टाइम लगता है, पैसा यूटिलाइज कर दिया ना, काफी है। तो आपने अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी बेचकर अगर उसका पैसा आया और आपने वापस से लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदने के लिए आपने एडवांस दे दिया है, तो सिर्फ एडवांस देने पर भी आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल मशीनरी बाद में भी आएगी तो चलेगा, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ भी बहुत इंटरेस्टिंग है, केस लॉ नंबर 10, शक्ति मेटल डेपो। अब इसमें क्या होता पता है, असेसी ने एक ना असेट खरीदा, डेप्रीशिएबल असेट खरीदा। डेप्रीशिएबल असेट आप सभी को पता है कहां जाता है, ब्लॉक ऑफ असेट के अंदर जाता है। अगर डेप्रीशिएबल असेट ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट बन चुका है, ठीक है, ब्लॉक ऑफ असेट का पार्ट बन चुका है, उस पर आप डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर रहे हो बहुत सालों से। अब पिछले 2 साल से आपने उस पर डेप्रीसिएशन क्लेम करना छोड़ दिया क्योंकि आप उसको बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या अब वो असेट बेचने पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा? सुन लो गौर से, 15 साल से एक असेट डेप्रीशिएबल असेट था, उस पर डेप्रीसिएशन भी क्लेम कर रहे हो, अब पिछले 2 साल से आप उस असेट को बिजनेस के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो क्या अब असेट बेचने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो जाएगा? कोर्ट ने बोला है ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, जो ब्लॉक का पार्ट है वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही रहेगा एज लॉन्ग एज द बिजनेस इज कंटिन्यूड, चेक कर लो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, डेप्रीशिएबल असेट से जो भी गेन आएगा वो हमेशा शॉर्ट टर्म होगा, भले पिछले 2 साल से आपने उसको बिजनेस के लिए यूज किया था या नहीं किया था, उससे फर्क नहीं पड़ता है, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ बहुत ही ज्यादा फेमस केस लॉ है, सेक्शन 54 के अंदर लॉ क्या बोलता है, एक घर बेच के आपको एक घर खरीदना है, ठीक है। अब अगर एक घर बेचकर मैं अगर दो आजू बाजू में 2 घर खरीदता हूं एडजेसेंट टू ईच अदर, दीवार निकाल के उसको एक घर बना दूंगा, तो क्या मुझे एग्जेम्पशन मिलेगा? यस, 3 अलग जजमेंट में कोर्ट ने बोला यस मिलेगा। अगर आप एक घर बेचकर 2 घर खरीदते हो आजू बाजू में और दोनों के बीच में कोई मतलब आप दीवार तोड़ के उसको एक ही घर बनाने वाले हो, तो आपको दोनों घर का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। 54 में चेक कर लो। अगला केस लॉ है सेक्शन 54B के ऊपर। असेसी ने क्या किया, असेसी ने एक एग्रीकल्चरल लैंड बेचा
और दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदा। अब जो दूसरी एग्रीकल्चर लैंड खरीदा उसमें उसने अपने बेटे को भी को ओनर बना दिया, मतलब खुद तो ओनर है ही, साथ में बेटा भी को ओनर है। तो अब सवाल ये उठ रहा है क्या उसको एग्जेम्पशन मिलेगा? द आंसर इज यस। आपको सिर्फ प्रूव करना है कि कंसिडरेशन एसएससी के अकाउंट से जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। को ओनर बेटे को बना रहे हो या बीवी को बना रहे हो, उससे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, चेक कर लो। जस्ट बिकॉज योर सन इज ए को ओनर, एग्जेम्पशन अंडर 54B कैन नॉट बी डिनाइड, वो डिनाई नहीं हो सकता है, चेक कर लो। नेक्स्ट है सेक्शन 54F के ऊपर। मान लो मैंने शेयर्स बेचा, लॉन्ग टर्म शेयर्स, और घर खरीद लिया। क्या लॉन्ग टर्म शेयर्स बेचकर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होता है, क्या मैं वो घर में डाल सकता हूं? हाँ डाल सकते हो, 54F मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 54F कब मिलता है? जब आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचना है, घर को छोड़कर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बेचो और घर खरीदो। अब मान लो मैंने 1 करोड़ के शेयर्स बेच दिया, ठीक है, 1 करोड़ के शेयर्स बेच दिया और घर में डाल दिया, पूरा कंसिडरेशन मैंने डाला हूं। लेकिन जो नया घर है ना, उसमें मेरी बीवी को भी मैंने 50% को ओनर बना दिया। मैं बोला मेरी वाइफ भी मुझे को ओनर चाहिए। तो अब सवाल ये उठ रहा है, पूरा कंसिडरेशन मैंने दिया है, मेरी बीवी सिर्फ को ओनर है नाम के लिए, तो क्या मुझे एग्जेम्पशन पूरे अमाउंट पर मिलेगा या मुझे 50% एग्जेम्पशन ही मिलेगा? तो कोर्ट ने यहां पर बोल दिया जो भी को ओनर पूरा पैसा देगा उसको पूरा एग्जेम्पशन मिलेगा, और उसका एग्जेम्पशन रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा टू द शेयर ऑफ इस प्रॉपर्टी। तो उसका प्रॉपर्टी में शेयर कितना है? 50%, उतने पे रिस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जिसने पैसा लगाया उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। फिर भले 1 करोड़ रुपए का गेन मुझे हो रहा है, पूरा पैसा मैंने लगाया, मेरी बीवी सिर्फ नाम के लिए उसके अंदर प्रॉपर्टी ओनर है, को ओनर है, तो मेरा शेयर कम नहीं होगा, मुझे पूरे अमाउंट पे एग्जेम्पशन मिलेगा। चेक कर लो, ये बोल रहा है कोर्ट यहां पर। नेक्स्ट वाला केस लॉ भी 54F के ऊपर ही है। इसमें क्या हुआ था, एसएससी ने घर खरीद लिया, टाइम के अंदर घर खरीद लिया, 2 साल के अंदर घर खरीदना होता है, 3 साल के अंदर घर को कंस्ट्रक्ट करना होता है, सब कुछ हो गया, सिर्फ फिनिशिंग वर्क थोड़ा बहुत बाकी था, फ्लोरिंग बाकी था, इलेक्ट्रिक बाकी था, बस उतना बाकी था। तो सिर्फ उतना बाकी है, तो क्या आप बोलोगे कि अभी आप टाइम पे काम नहीं कर रहे हो और एग्जेम्पशन मना कर दोगे? तो कोर्ट ने बोला है नहीं यार, उसने मेजर काम तो कर लिया ना, फिनिशिंग काम थोड़ा बहुत बाकी है, जैसे फ्लोरिंग बाकी है, इलेक्ट्रिक फिटिंग बाकी है, डोर का शटर लगाना बाकी है, एक्सेट्रा, ये सब छोटे मोटे काम है, छोड़ो यार, जरा बड़ा दिल करो और एग्जेम्पशन दे दो एसएससी को, ठीक है? इतना छोटा दिल रख के दुनिया में क्या कर लोगे? दुनिया से जाना है ना एक दिन आपको, ठीक है? ऐसा डिपार्टमेंट को कोर्ट ने बोला, ठीक है, चेक करो। नाउ अगला केस लॉ थोड़ा सा अतरंगी है, देखो थोड़ा सा उसमें ना आपको ना डेटा समझना पड़ेगा, यहां पर क्या डेटा डाल के रखा है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है? सपोज आपने एक लैंड बेच दिया, ठीक है, सुन लो बारीकी से। लैंड बेचकर मैं 54F में इन्वेस्ट कर सकता हूं? कर सकते हो, लॉन्ग टर्म होनी चाहिए बस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अगर होगा तो 54F में इन्वेस्ट कर सकते हो। और 54F में इन्वेस्ट करने के लिए आपको नेट कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। अब यहां पर बारीकी से सुनना, सपोज मैंने एक लैंड बेचा, उसका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, एक्चुअल कंसिडरेशन 40 लाख है, तो मुझे बताओ आप कितना दिखाओगे सेल कंसिडरेशन? आप सेल कंसिडरेशन 50 लाख दिखाओगे, बराबर, क्योंकि विचएवर इज हायर लैंड बेचोगे, 50C एप्लीकेबल हो जाएगा, 50C के हिसाब से आपको विचएवर इज हायर दिखाना है। तो आपने लैंड बेचा, लैंड बेचने पर कंसिडरेशन तो 40 लाख आया, जेब में 40 लाख है, हाथ में 40 लाख रुपए पड़े, लेकिन कैपिटल गेन्स 50 लाख के हिसाब से भरना पड़ेगा। चलो ठीक है, कितना आया कैपिटल गेन्स? 12 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स आया। अब गवर्नमेंट क्या बोलती है, ये 12 लाख रुपए का कैपिटल गेन्स बचाना है तो पूरा कंसिडरेशन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब मेरे पास कंसिडरेशन कितना है? मेरे पास तो 40 लाख रुपया ही है ना, 40 लाख रुपया ये, लेकिन आपका कैपिटल गेन असेस 40 लाख के हिसाब से नहीं हो रहा है, 50 लाख के हिसाब से हो रहा है। तो आपको 12 लाख रुपया पूरा एग्जेम्प्ट करवाना है ना, तो 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 40 से नहीं, क्योंकि आपके लैंड का नेट सेल कंसिडरेशन कितना है? 50 लाख रुपए, यस और नो? तो अगर आपको 12 लाख रुपया सेव करना है तो आपको 50 लाख रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किसमें? नए घर में, एक नए घर में। अब सवाल ये उठ रहा है 50 लाख रुपया इन्वेस्ट कहां से करूं? मेरे को पुरानी लैंड बेच के तो 40 लाख मिला है, सिर्फ 40 लाख मिला है, तो 7 लाख रुपया आपको अपनी जेब से डालना पड़ेगा। सवाल यही उठ रहा है, तो 7 लाख रुपया मैं अपनी जेब से डाल रहा हूं, तो वो चलेगा क्या? या डिपार्टमेंट बोलेगी नहीं नहीं, ये तो आप कहां से ला रहे हो, ये कोई दूसरे सोर्स से नहीं ला सकते हो? तो कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? कोर्ट ने बोला अगर 40 लाख के ऊपर का जो कंसिडरेशन है वो अगर कहीं और से ला रहा है तो भी आपको उसका एग्जेम्पशन देना पड़ेगा। चेक करो, तो यहां पर आपका कैपिटल गेन्स का एग्जेम्पशन कैसे होगा? 12 लाख रुपए आपका कैपिटल गेन्स मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट ऑफ न्यू असेट 47 लाख, क्योंकि 47 लाख आप री इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें से 40 लाख रुपए आपको लैंड बिकी वहां से आ रहा है, 7 लाख रुपए आप अपने अदर सोर्सेस से ला रहे हो, कोई और सोर्स से, ठीक है? डिवाइडेड बाय नेट कंसिडरेशन 50 लाख, तो 11.2 लाख का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। बहुत ही अतरंगी क्वेश्चन है। आपने लैंड सेल किया, फिर से बता रहा हूं,
तो आपका सेक्शन 50C के हिसाब से कंसिडरेशन क्या होगा? 50 लाख। लेकिन जेब में कितना पैसा आया है? 40 लाख। लेकिन आपको अगर एग्जेम्पशन चाहिए 12 लाख पूरा, तो आपको 50 लाख इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब देखो 50 तो नहीं है मेरे पास, 47 है, तो 40 के ऊपर कितना एक्स्ट्रा मैंने यहां वहां से जुटा के लाया, सबसे भीख मांग के 7 लाख रुपए। तो क्या मुझे 47 लाख या न्यूमरेटर में लिखने मिलेगा? हाँ मिलेगा ना। उस हिसाब से आपको एग्जेम्पशन मिलेगा, चेक करो। ये बोलना चाहता है ये केस लॉ। नेक्स्ट केस लॉ 54EC के ऊपर है। 54EC के अंदर आप सभी को पता होगा कि 54EC के अंदर आपको NHAI REC ये सब बॉन्ड्स आपको 6 महीने के अंदर खरीदने पड़ते हैं, ठीक है। 6 महीने के अंदर मैंने पेमेंट कर दिया, पेमेंट 6 महीने में हो गया, लेकिन बॉन्ड इशू 6 महीने के बाद हुआ, चलेगा क्या? पेमेंट 6 महीने में कर दिया, हाँ कर दिया, चल जाएगा। बॉन्ड्स बाद में मिलते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ, एक लैंड एक्विजिशन एक्ट करके एक एक्ट है, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894। उसके अंदर मुझे क्या, गवर्नमेंट ने मेरा लैंड कंपल्सरीली अक्वायर किया होगा, उस पर कॉम्पेंसेशन दिया होगा, और अब गवर्नमेंट ने मुझे एनहांस कॉम्पेंसेशन दिया और साथ में इंटरेस्ट भी दिया। क्या दिया? एनहांस कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट दिया। बी वेरी केयरफुल, एनहांस कॉम्पेंसेशन पे गवर्नमेंट ने मुझे इंटरेस्ट दिया। तो वो इंटरेस्ट कहां जाएगा? विल इट गो अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स और कैपिटल गेन्स? तो कोर्ट ने बोला ये जो एनहांस कॉम्पेंसेशन पे इंटरेस्ट मिल रहा है ना, इट्स ए पार्ट ऑफ कॉम्पेंसेशन ओनली, ये कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट है, ये कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है। तो एनहांस कॉम्पेंसेशन पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट है। तो वो जो कॉम्पेंसेशन का पार्ट है वो उसको हम लोग ले लेंगे कैपिटल गेन्स के अंदर, अदर सोर्स के अंदर आप उसको नहीं ले सकते हो। लेकिन कोर्ट ने बोला, अगर कोर्ट ने बोला कि अगर गवर्नमेंट ने कॉम्पेंसेशन देने में डिले किया तो सेक्शन 34 ऑफ लैंड एक्विजिशन एक्ट के हिसाब से अगर डिले करते हैं तो उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, वो वाला इंटरेस्ट जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहां पर दो अलग इंटरेस्ट की बात कर रही है कोर्ट। एक तो जो एनहांस कॉम्पेंसेशन के साथ में इंटरेस्ट मिल रहा है, एनहांस कॉम्पेंसेशन के साथ में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो कैपिटल गेन्स की तरह ही ट्रीट कर माना जाएगा और वो एक कॉम्पेंसेशन का ही पार्ट माना जाएगा, उसके ऊपर कैपिटल गेन टैक्स भरो। लेकिन अगर कॉम्पेंसेशन देने में डिले कर रहे हैं, उसके लिए इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो माना जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ठीक है। चेक कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स है, खुद से पढ़ोगे तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा तुम्हारे। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन इनकम फ्रॉम लॉटरी। इट इज अ केस लॉ विद रिस्पेक्ट टू सेल ऑफ लॉटरी। नाउ क्या होता है लॉटरी के अंदर, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो लॉटरी बनाती है, उसके बाद वो लॉटरी किसको देती है? डिस्ट्रीब्यूटर को। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है? वो लॉटरी देता है अपने अपने अलग अलग एजेंट्स को, एजेंट्स लोग उसको बेचते हैं, और जो भी लॉटरी नहीं बिकती है ना, वो एजेंट लोग डिस्ट्रीब्यूटर को वापस देते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर के पास अनसोल्ड लॉटरी पड़ी रहती है। अनसोल्ड लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर के पास पड़ी रहती है। डिस्ट्रीब्यूटर वापस गवर्नमेंट को नहीं दे सकता है, गवर्नमेंट लात मार के भगा देगी, बोलेगी भागो यहां से। तो बराबर से सुनो, गवर्नमेंट ने लॉटरी छापी, डिस्ट्रीब्यूटर को दी, डिस्ट्रीब्यूटर ने वो लॉटरी अपने एजेंट लोग को दिया, बोला बेचो, जो भी बिकी अच्छी बात है, जो नहीं बिकी वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास वापस। अब समय आ गया लॉटरी का विनर बताने का दिन। अब सपोज लॉटरी के विनर बताने का दिन आ गया और उन्होंने लॉट निकाला और पता चला लॉटरी का विनर कौन है मालूम? डिस्ट्रीब्यूटर खुद है। तो डिस्ट्रीब्यूटर खुद भी तो हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर के पास भी कुछ अनसोल्ड टिकट्स थी। तो अनसोल्ड टिकट से अगर डिस्ट्रीब्यूटर को जीत जाता है तो क्या वो पीजीबीपी इनकम मानी जाएगी या आईएफओएस इनकम मानी जाएगी और 30% टैक्स लगेगा? तो यहां पर केरला हाईकोर्ट ने बोल दिया कि अनसोल्ड टिकट से अगर डिस्ट्रीब्यूटर को जीत जाता है तो वो पीजीबीपी नहीं माना जाएगा, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स माना जाएगा। सेक्शन 115BB में उसको टैक्स करना पड़ेगा 30% पे फ्लैट, क्योंकि वो एक विनर के तौर पे उसे जीत रहा है, उसमें कोई उसकी बिजनेस स्किल नहीं है, वो तो लग गई लक से कैजुअल भी नहीं है, जैसे दूसरों के लिए कैजुअल भी नहीं है, वैसे उसके लिए कैजुअल भी नहीं है, तो वो तो उसके लिए लक बाय चांस वो जीत चुका है, तो उसके ऊपर उसको 30% टैक्स भरना पड़ेगा। चेक कर लो, ठीक है। ये है सीआईटी वर्सेस मंजू एंड कंपनी का केरला हाईकोर्ट का जजमेंट। नेक्स्ट वाला जजमेंट है सीआईटी वर्सेस मेघालय स्टील्स 2016 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यह बोला गया है कि अगर गवर्नमेंट से हमको ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है या इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है या पावर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती है और हम लोग 80IB वाले एसएससी है जो प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम करते हैं, तो क्या इन सब्सिडीज पर भी हमको प्रॉफिट लिंक डिडक्शन मिलेगा? इंटरेस्ट सब्सिडी, पावर सब्सिडी, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी पर भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन मिलेगा? तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ मिल जाएगा, चेक कर लो। पहले हाई कोर्ट ने मना किया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको अलाउ कर दिया, चेक कर लो। अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं, केस लॉ नंबर 20, जिसमें यह बोला गया है कि अगर आपको कोई 80IA एक्सेट्रा, उसको हम लोग एलिजिबल बिजनेस बोलेंगे,
और जो ATIA ये सब क्लेम नहीं करता है उसको बोलेंगे नॉन एलिजिबल बिजनेस। तो क्या एलिजिबल बिजनेस में अगर लॉस होता है, सपोज 5 लाख का लॉस हो गया, तो क्या मैं वो नॉन एलिजिबल बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकता हूं? गवर्नमेंट ने बोला हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलिजिबल बिजनेस का प्रॉफिट, एलिजिबल बिजनेस का लॉस, एलिजिबल बिजनेस का यूएडी आप नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मिसाल के तौर पे आपको ATIA में 5 लाख का लॉस हो गया, तो आप कोई और बिजनेस जो ATIA में नहीं आता है, नॉन एलिजिबल बिजनेस है, उसके प्रॉफिट से ये 5 लाख का लॉस सेट ऑफ कर लो, कर लिया। लेकिन जब अगले साल आपको ATIA में प्रॉफिट होगा ना, तो जितना लॉस इधर सेट ऑफ किया था ना पहले, अगले साल उतना आपका डिडक्शन कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर अगले साल आपको 15 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है एलिजिबल बिजनेस में, तो आपको अगले साल डिडक्शन सिर्फ 10 लाख का ही मिलेगा, 15 लाख का नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल। जितना भी लॉस आपने नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ किया, उतना डिडक्शन अगले सालों में आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये बोलना चाहता है प्रोविजन इस लाइन के अंदर। तो पहले साल में आपको ATIA में लॉस हुआ 5 लाख, वो आप नॉन एलिजिबल बिजनेस से सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत नहीं। अगले साल आपको ATIA में 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब आपको 15 लाख का डिडक्शन नहीं मिलेगा, 10 लाख का ही मिलेगा। 5 लाख आपको लेस करना पड़ेगा एज पर दिस पर्टिकुलर केस लॉ, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ नंबर 21, नेस्टर फार्मास्यूटिकल और सिडवाल रेफ्रिजरेटर इंडिया लिमिटेड, दोनों सिमिलर लाइंस पर ही है, इसलिए हमने उसको दोनों को मर्ज कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया पता है, जितने भी प्रॉफिट लिंक डिडक्शन है ना, सबसे पहले हमेशा याद रखना उनका एक पीरियड होता है। कुछ प्रॉफिट लिंक डिडक्शन 5 साल के लिए अलाउड है, कुछ 10 साल के लिए अलाउड है, कुछ 15 साल के लिए भी अलाउड है। सवाल ये उठ रहा है उनका पीरियड कब से शुरू होगा, ट्रायल प्रोडक्शन से शुरू हो जाएगा या कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होगा तब से शुरू होगा, ये सवाल उठ रहा है। क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर बाद में खत्म भी जल्दी होगा, जितना जल्दी शुरू होगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा आपका डिडक्शन का पीरियड। तो यहां पर कोर्ट ने बोला है, कोर्ट के सामने सवाल क्या था पहले वो समझो, ट्रायल प्रोडक्शन जब शुरू हो रहा है तब से शुरू होगा या कमर्शियल प्रोडक्शन एक्चुअल में जब से शुरू हो रहा है तब शुरू होगा। अब यहां पर क्या हो रहा है, एसएससी ने ना 1998 मार्च के अंदर कुछ ना प्रोडक्ट सेल कर दिया था, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या बोला, जब आप प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दे रहे हो तो आपका ट्रायल स्टेज खत्म हो गया है और आपका एक्चुअल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो गया है, तो आपको 1998 मतलब फाइनेंशियल ईयर 97-98, असेसमेंट ईयर 98-99, फाइनेंशियल ईयर 97-98, असेसमेंट ईयर 98-99 से ही डिडक्शन मिलना शुरू हो जाएगा। आपको उसको डिडक्शन को पोस्टपोन करने की जरूरत नहीं और आपका 5 साल 10 साल जो भी है वो अभी से शुरू हो जाएगा। फिर कोर्ट ने बोला ये फर्क नहीं पड़ता है कि मार्च महीने में आपने एक प्रोडक्ट बेचा या 2 बेचा, क्वांटिटी ये सब मटेरियल नहीं है। एक प्रोडक्ट भी बेचा तो आपका कमर्शियल सेल तो एस्टैब्लिश हो चुका है कि आप सामान बेच सकते हो। तो अगर यहां पर देखो क्वेश्चन क्या था, फिर से मैं बोल रहा हूं, थोड़ा ट्रिकी केस लॉज है ये सारे ट्रिकी केस लॉज इंस्टीट्यूट ने रखे, सब सिंपल वाले निकाल दिए पकड़ पकड़ के इन्होंने। सवाल यहां पर क्या उठ रहा है कि 5 साल या 10 साल का जो भी पीरियड होता है आपका प्रॉफिट लिंक डिडक्शन क्लेम करने का, वो ईयर ऑफ ट्रायल से शुरू होगा या ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन से। तो कोर्ट ने बोला मार्च 1998 में आपने सामान तो बेच दिया, फिर भले 2 प्रोडक्ट बेचा तो क्या हुआ, 2 ही प्रोडक्ट बेचा ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना प्रोडक्ट बेचते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या प्रोडक्ट बेच पा रहे हो क्या वो इंपॉर्टेंट है। मार्केटेबिलिटी आपकी प्रूव होनी चाहिए और मार्केटेबिलिटी प्रूव हो चुकी है मार्च 1998 में। तो आपको डिडक्शन AY 98-99 दैट इज PY 97-98 से मिलना शुरू हो जाएगा और आपका टाइम लिमिट भी वहां से शुरू हो जाएगा, चेक कर लो। अब जो अगला केस लॉ है ना वो रेलेवेंट नहीं है, उसको डिलीट मार दो, ठीक है। क्योंकि अब वो जो अगला केस लॉ है ना वो ATIA के ऊपर है। ATIA से इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने निकालकर 35 AD में ट्रांसफर कर दिया है। कब से, 2017 से गवर्नमेंट ने उसको 35 AD में ट्रांसफर कर दिया। तो जब जो चीज ATIA का पार्ट अभी है ही नहीं, अब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी में इन्वेस्ट करने पर ATIA का बेनिफिट नहीं मिलता है बल्कि आपको 35 AD का बेनिफिट मिलता है। तो अगर आपको 35 AD का बेनिफिट मिलता है तो ATIA का केस लॉ पढ़ने का क्या सेंस बनता है, ठीक है। अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते, गोविंद भाई ममैया 2014। इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूं। एक पिताजी थे, एक पिताजी की डेथ हो जाती है, फादर की डेथ हो जाती है। अब उसके 3 बेटे हैं, तो तीनों बेटों को फादर से क्या मिला मालूम, प्रॉपर्टी के तौर पे लैंड मिला, लैंड मिला, ठीक है। तो इनहेरिट किया उन्होंने लैंड। अब वो लैंड इनहेरिट कर लिया तीनों ने। अब वो लैंड को क्या किया, स्टेट गवर्नमेंट ने बाद में कंपल्सरीली एक्वायर कर दिया। कंपल्सरीली एक्वायर करके वो बेटों को क्या दे दिया, कॉम्पेंसेशन दे दिया। सवाल अब यहां पर उठ रहा ये था, क्या ये कैपिटल गेन्स तीनों बेटों के हाथ में इंडिविजुअली चार्ज होगा या ये कैपिटल गेन्स इनके हाथ में एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन चार्ज होगा। बहुत बारीकी से सुनना,
फादर की डेथ हो गई, बेटों को लैंड मिली, 3 बेटों को लैंड मिली, जो 3 बेटों को लैंड मिली वो स्टेट गवर्नमेंट ने कंपल्सरीली एक्वायर करके उन तीनों को अपना कॉम्पेंसेशन दे दिया। सवाल ये उठ रहा है, अब बेटों के हाथ में इंडिविजुअली कैपिटल गेन्स लगेगा या एज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन कैपिटल गेन्स लगेगा, एओपी के तौर पे कैपिटल गेन्स लगेगा? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया भाई यहां पर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तीनों के हाथ में इंडिविजुअली टैक्स लगेगा एंड नॉट इन द स्टेटस ऑफ व्हाट, एओपी बीओआई। चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ टनेज टैक्सेशन वालों के लिए, जिसमें यह बोला है कि अगर मेरी खुद की शिप नहीं है लेकिन मैं दूसरे की शिप में क्या करता हूं, जगह लेता हूं, उसको रेंट देता हूं और अपना सामान पहुंचाता हूं। देखो 2 तरीके से मैं शिप चला सकता हूं, या तो मेरी खुद की शिप चला लूं या तो मैं दूसरे से क्या लूं, भाई तेरी शिप जा रही ना उसमें थोड़ी मुझे जगह दे दे, उसको बोलते हैं स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं? स्लॉट चार्टर अरेंजमेंट। सामने वाले के शिप में एक स्लॉट मांग लो यार, अभी खुद अपनी शिप कौन खरीदते बैठेगा? तो अगर मैं दूसरे की शिप के अंदर अगर स्लॉट लेता हूं और अपने कस्टमरों का सामान उसके थ्रू भेज रहा हूं और पैसा कमा रहा हूं, तो क्या टनेज टैक्सेशन एप्लीकेबल होगा? तब भी टनेज टैक्सेशन का बेनिफिट आप उठा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर वही केस बोला है, चेक कर लो फटाक से, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट इनकम। एक एजुकेशनल ट्रस्ट है, वो बहुत सारे अलग अलग फील्ड में लोगों को एजुकेशन दे रहा है, जैसे डिप्लोमास दे रहा है, सर्टिफिकेट दे रहा है इन कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा, ये सब में। तो क्या ये सब देने से वो अपना एजुकेशनल ट्रस्ट का जो स्टेटस है वो लूज करवा देता है? क्या वो लूज हो जाएगा उसके हाथ से? क्या वो ट्रस्ट नहीं रहेगा? कोर्ट ने बोला ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मल एजुकेशन ही दो, 11 12 पढ़ाओ, 10th पढ़ाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एसएससी सीबीएसई यही पढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आप एडवर्टाइजिंग के अंदर भी लोगों को ज्ञान दे सकते हो, आप कम्युनिकेशन में भी लोगों को ज्ञान दे सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप ऑफिशियल जो फॉर्मलाइज्ड एजुकेशन है बस वही देते रहो, जरूरी नहीं है। किसी भी फील्ड में एजुकेशन दे सकते हो भाई। ट्रस्ट शुड बी फॉर एजुकेशनल पर्पस, किसी भी फील्ड का, जरूरी नहीं है स्कूल कॉलेज ही हो, आपका फॉर्मल साइंस कॉमर्स आर्ट्स यही हो, जरूरी नहीं है। साथ साथ में थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलता है उसमें, ठीक है, बोलता है कोटिया, चेक करो। नेक्स्ट केस लॉ टीडीएस के ऊपर है, 194H। आप सभी को पता है 194H के अंदर कमीशन पे टीडीएस आता है, ठीक है। अगर आप किसी को कमीशन पे कर रहे हो तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो रहा है, एक स्टैंप वेंडर एसोसिएशन है, उसका नाम है अहमदाबाद स्टैंप वेंडर एसोसिएशन। मतलब हम लोग स्टैंप के बहुत बड़े वेंडर्स हैं। अब सामने बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं जिसको हम लोग स्टैंप देते हैं, ठीक है। अब सुनो जरा, हम लोग बहुत बड़े एसोसिएशन है, पूरा वेंडर, पूरा अहमदाबाद का पूरा मार्केट हमारे हाथ में ही है, ठीक है। अब बहुत सारे छोटे छोटे स्टैंप वेंडर्स हैं। अब सपोज 100 रुपए का एक स्टैंप है, हमने उनको बोला कि आप क्या करो, आप हमसे ये 90 रुपए में खरीद लो। तो बराबर मेरे शब्दों पे गौर करना, 100 रुपए का स्टैंप हमने उनको 90 रुपए में दे दिया, तो 10 रुपया डिस्काउंट दे दिया। क्या ये 10 रुपए का डिस्काउंट उनके हाथ में कमीशन है? क्योंकि जब वो बेचेंगे किसी को तो उनको तो 100 रुपया मिलेगा, हमसे उन्होंने 90 रुपए में खरीद दिया। तो यहां पर कोर्ट ने बोला भाई दोनों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट देखना पड़ेगा, क्या दोनों के बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट है? तो कोर्ट ने बोला दोनों के बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। जो एजेंट है सामने, जो सामने वाला बंदा है, जो वेंडर है, वो हमसे अहमदाबाद स्टैंप वेंडर एसोसिएशन से खरीद रहा है, वो खरीद रहा है, मतलब वो परचेज कर रहा है, वो कमीशन के लिए नहीं ले रहा है, वो परचेज कर रहा है फिर वो रीसेल कर रहा है। तो उसने हमसे 90 में परचेज किया और फिर उसने 100 में रीसेल किया, तो वो 10 रुपया उसका प्रॉफिट है भाई, वो उसका कमीशन नहीं है। यहां पर मेरे बीच में और वेंडर के बीच में कोई एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, देयरफॉर इसके ऊपर 194H में टीडीएस नहीं आ सकता है। टीडीएस आने के लिए प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप होना चाहिए। प्रिंसिपल रिलेशनशिप होगा तो टीडीएस नहीं आता है, प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप होगा तो टीडीएस आता है। यहां पर कोई प्रिंसिपल टू एजेंट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं हुआ, इसके लिए टीडीएस पॉसिबल नहीं है, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ 194J के ऊपर है। 194J आप सभी को पता है, 194J में वन ऑफ द पेमेंट इन 194J इज टेक्निकल सर्विसेज, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज। तो यहां पर क्या हो रहा है पता है, यहां पर एक स्टॉक एक्सचेंज है, से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और यहां पर उसके बहुत सारे मेंबर्स है। तो मेंबर्स लोगों को ना स्टॉक एक्सचेंज को हर साल ना कुछ ट्रांजैक्शन चार्जेस पे करना पड़ता है। सवाल ये उठ रहा है, ये जो ट्रांजैक्शन चार्जेस मेंबर लोग अपने स्टॉक एक्सचेंज को पे कर रहे हैं, क्या वो टेक्निकल सर्विस है? और अगर वो टेक्निकल सर्विस है तो फिर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो कोर्ट ने बोला भाई इसमें कुछ ऐसा स्पेशल सर्विस नहीं दे रहा है स्टॉक एक्सचेंज, तुमको एकदम नॉर्मल सर्विस दे रहा है, कोई स्पेशल सर्विस नहीं दे रहा है, कोई एक्सक्लूसिव सर्विस नहीं दे रहा है, कोई कस्टमाइज सर्विस स्टॉक एक्सचेंज आपके मेंबरों को नहीं दे रहा है, ये एक नॉर्मल सर्विस है।
देयरफॉर इसको आप टेक्निकल सर्विस नहीं बोल सकते हो, और क्योंकि इसको आप टेक्निकल सर्विस नहीं बोल सकते हो, इसको आप 194J के अंदर टीडीएस के अंदर कवर नहीं कर सकते हो, क्योंकि टीडीएस कवर करने के लिए फीस फॉर टेक्निकल सर्विस होना चाहिए। यहां पर कुछ भी स्पेशल नहीं है, कुछ भी एक्सक्लूसिव नहीं है, कुछ भी ऐसा कस्टमाइज नहीं है। इसको आप 194J से बाहर निकालो प्लीज। नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। केस लॉ नंबर 28, यूको बैंक वर्सेस डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इसमें क्या होता है, पहले मैं थोड़ा सा अभी कोर्ट प्रोसीजर्स के बारे में बात करता हूं। जनरली क्या होता है, अगर कोर्ट में किसी को जमानत वमानत चाहिए ना, तो बहुत बार क्या होता है, आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है कोर्ट में। कभी कभी लाखों करोड़ों रुपए का भी सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है कोर्ट में। तो क्या हुआ, सपोज मैंने ना, मुझे जमानत चाहिए थी कोर्ट से, तो मैंने कोर्ट को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया। तो कोर्ट क्या करता है पता है, वो पैसे को है ना अपने पास आइडल रखने से अच्छा ना रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट जो होता है ना, उसके नाम पे ना वो पैसा ना बैंक में एफडी कर देता है। अच्छा, मैंने जमानत के लिए जो पैसा दिया वो कोर्ट पकड़ के पैसा कहाँ डाल देगा, हाई कोर्ट पैसा पकड़ के बैंक में डाल देगा। यस, बैंक में डाल देगा। अब बैंक में जब पैसा पड़ा रहेगा तो बैंक वाला इंटरेस्ट तो पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा तो टीडीएस काटेगा। सवाल ये उठ रहा है, साला टीडीएस काटे किसके नाम पे? ठीक है, क्योंकि रजिस्ट्रार जनरल का थोड़ी पैसा है, पैसा तो किसी और का है। तो उस केस में टीडीएस किस पे काटने का किसी को नहीं मालूम। तो कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पर, दिल्ली हाईकोर्ट ने, जब तुमको यही नहीं मालूम है कि टीडीएस किसके नाम पे काटने का है, तो फिर टीडीएस क्यों काट रहे हो? मत काटो। ऐसे केसेस में टीडीएस नहीं कटेगा। बी वेरी केयरफुल। फिर से बताता हूं, मुझे जमानत चाहिए कोर्ट से, तो कोर्ट में मैंने 1 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया या 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया। 1 करोड़ बहुत ज्यादा हो गया, 10 लाख रुपया डिपॉजिट किया। कोर्ट ने वो पैसा अपने पास नहीं रखा, बैंक में रख दिया। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ हाई कोर्ट के नाम पे वो बैंक में एफडी बना दिया। अब बैंक जब इंटरेस्ट पे कर रही है तो क्या वो रजिस्ट्रार जनरल का है? रजिस्ट्रार जनरल का पैसा थोड़ी है वो। अल्टीमेटली देखा जाए तो वो जो जमानत लेने आया उसका पैसा है। देयरफॉर कोर्ट ने बोला कि भाई, अब ये वाले कोर्ट पे आते हैं, इनकम टैक्स वाले कोर्ट पे आते हैं। कोर्ट ने बोला कि भाई ऐसे इंटरेस्ट पे आप टीडीएस मत काटो भाई, जब तो आपको पता ही नहीं एग्जैक्टली किसका इंटरेस्ट है, तो मत काटो मत काटो मत काटो। ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ नंबर 29। इसमें क्या हो रहा है, श्री महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या हो रहा है, सपोज ना मेरे को ना अपना गुड्स कुछ ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है, और मुझे अपना कुछ बिल्डिंग मटेरियल भी ट्रांसफर करना है एक जगह से दूसरे जगह। तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्टर को पकड़ा, मैं बोला इधर आ भाई, तू क्या करता है? बोला मैं ना डंपर वंपर चलाता हूँ, डंपर। बोला ठीक है, मेरे को डंपर दे भाई तू, और मेरे अपने डंपर के अंदर मेरा सारा गुड्स ना ट्रांसपोर्ट करवा दे एक जगह से दूसरे जगह। तो मुझे एक जगह से दूसरे जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट करना है। उसलिए मैंने एक बंदे को पकड़ा और मैंने बोला मेरे को तेरा डंपर चाहिए भाई, एक जगह से गुड्स ट्रांसपोर्ट कर देना यार। तो उसने मुझे अपना डंपर दिया, ड्राइवर भी दिया, और एक जगह से दूसरे जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं उसको जो पेमेंट कर रहा हूं, तो क्या इसका टीडीएस 194I में आएगा? ऐसा बोलकर कि भाई मैंने उससे प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे लिया, या 194C में आएगा ऐसा बोलकर कि वो मुझे सर्विस दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि सामने वाले ने आपको एक सर्विस दिया है टू ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये आपको कोई रेंट, प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे नहीं दे रहा है, सामने वाला आपको एक सर्विस दे रहा है ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। देयरफॉर इसका टीडीएस 194C में कटेगा, 194I में नहीं कटेगा। आई में क्या कटता है, जब कोई बंदा आपको प्लांट एंड मशीनरी रेंट पे दे देता है, उसके बाद आपको जो करने का उस प्लांट एंड मशीनरी के साथ आप करो। यहां पर वो नहीं हो रहा है, यहां पर सामने वाला बंदा आपको डंपर्स रेंट पे नहीं दे रहा है, वो डंपर दे रहा है ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह गुड्स ट्रांसपोर्ट कर सको, इस पर्पस के लिए दे रहा है। ठीक है, तो ये माना जाएगा 194C कॉन्ट्रैक्ट। चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ इज ऑन सेक्शन 172, जो पूरे इनकम टैक्स लॉ को ओवरराइड करता है। 172 क्या है, नॉन रेजिडेंट के टॉपिक में पढ़ा था। जब एक नॉन रेजिडेंट इंडिया में आता है और शिप लेकर जाता है, ठीक है, शिप लेकर इंडिया से जाता है, तो उसको उसको सारे इनकम टैक्स के प्रोविजंस ओवरराइड हो जाते हैं, और उसको जो भी पैसा कमा रहा है इंडिया से, उस पर 7.5% उसकी डीम्ड इनकम, उस पर डिमरेज चार्ज, हैंडलिंग चार्ज, उसके ऊपर भी 7.5% डीम्ड इनकम। अब सपोज मान लो वो जो एसएससी है वो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, वो शिपिंग बिजनेस में है, और मैं उसको कुछ डेमरेज चार्ज पे कर रहा हूं। तो मैं जब उसको डेमरेज चार्ज पे कर रहा हूं, तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा 195 में? क्योंकि जनरली जब आप नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो तो आप टीडीएस काटते हो 195 में। लेकिन यहां पर कोर्ट ने बोला है दिस सेक्शन 172 ओवरराइड्स द एंटायर इनकम टैक्स लॉ। तो यहां पर जब आप किसी नॉन रेजिडेंट को, जो शिपिंग बिजनेस वाला नॉन रेजिडेंट वाला एसएससी है, जो 172 सेक्शन फॉलो करने वाला एसएससी है, उसको जब पेमेंट करोगे आप डेमरेज चार्ज एक्सेट्रा के लिए, तो उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है, नहीं काटना है, नहीं काटना है। चेक कर लो फटाक से। नेक्स्ट 194H के ऊपर है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, सपोज मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हूं और आप एक डिस्ट्रीब्यूटर हो। मेरा काम क्या है, चीजें मैन्युफैक्चर करना और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर को देना। डिस्ट्रीब्यूटर का काम क्या है, उसको बेचना। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 100 रुपए की चीज फिर से डिस्ट्रीब्यूटर को 90 रुपए में दे दी। मैंने बोला भाई तू 90 रुपए में खरीद ले मुझसे, और फिर बाद में बेच जितने में बेचना है।
तो क्या वो 100 और 90 के बीच का डिफरेंस कमीशन है? फिर से आपको देखना पड़ेगा मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अगर दोनों के बीच का रिलेशनशिप जो है वो क्या है, वो प्रिंसिपल और एजेंट रिलेशनशिप है, तो फिर वो जो कमा रहा है वो कमीशन है और उस पर टीडीएस कटेगा। लेकिन अगर दोनों के बीच का रिलेशनशिप प्रिंसिपल प्रिंसिपल रिलेशनशिप है, मतलब मैं उसको गुड्स बेच रहा हूं डिस्काउंट पे, फिर वो बेच रहा है और अपना पैसा कमा रहा है, तो फिर वो कोई कमीशन नहीं कमा रहा है, वो प्रॉफिट कमा रहा है, फिर उसके ऊपर टीडीएस नहीं कटेगा। तो यहां पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने यही बोला है कि तुम दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल लग रहा है, ठीक है। पहले प्रोडक्ट्स आपको सेल किए जा रहे हैं और फिर आप उसको रीसेल करते हो। प्रोडक्ट आपको सेल किए जा रहे हैं, डिस्काउंट पे मैं आपको प्रोडक्ट सेल कर रहा हूं, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट डिस्काउंट पे सेल कर रहा है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर उसको रीसेल कर रहा है, तो ये तो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल रिलेशन हो गया। इस पर 194H का टीडीएस नहीं कटेगा, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ है कतार एयरवेज, सीआईटी वर्सेस कतार एयरवेज। यहां पर क्या हो रहा है सुनो जरा। एक एयरलाइन कंपनी है से इंडिगो, ठीक है, इंडिगो का एग्जांपल ले लेते हैं, देसी बात करते, कतर वतर छोड़ो। इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी और एमएमटी कौन है? एमएमटी एक तुम्हारा एजेंट है जो एजेंट की तरह काम करता है। अब इंडिगो ने एमएमटी को बोल दिया है कि भाई ये मिनिमम प्राइस है, ठीक है, और ये पब्लिश प्राइस है, आप इसके बीच में जो प्राइस पे बेचना है बेचो। मिनिमम प्राइस 10,000 रुपया है बॉम्बे दिल्ली और पब्लिश प्राइस है 12,000 रुपए। अब इसके बीच में जो प्राइस पे बेचना है बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सपोज अगर एजेंट ने उसको 11,000 रुपए में बेचा या 11,500 रुपए में बेचा, एजेंट को क्या करना है पता है? जो मिनिमम प्राइस है ना वो किसको दे देना है? वो मिनिमम प्राइस वो इंडिगो को दे देना है, बाकी उसके हाथ में। वो जो बाकी उसके हाथ में, क्या वो स्पेशल कमीशन माना जा सकता है? कोर्ट ने बोला यहां पर उसको मानना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो जो प्राइस है ना वो फ्लक्चुएट होता है। कभी वो 11,500 में बेचेगा, कभी वो 11,700 में बेचेगा, कभी वो 11,300 में बेचेगा, कभी वो 11,100 में बेचेगा। तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है उस पर टीडीएस काटना, ठीक है। जब इंडिगो को पता ही नहीं है कि भाई एजेंट ने कितने में एग्जैक्टली बेचा है, तो कैसे काटेगा वो? उस पर एक और केस लॉ था जो हमने क्लास में पढ़ा था, ठीक है, जिसके अंदर ये बोला है कि अगर इंडिगो के पास स्टेटमेंट है जिससे ये पता चलता है कि एमएमटी ने किसको कितने में बेचा और एग्जैक्टली कौन से केस में कितना कमीशन कमाया, तो फिर इंडिगो को टैक्स काटना पड़ेगा। यहां पर वो नहीं बोला है, वो एक और केस लॉ है, दो अलग व्यू दिया है कोर्ट ने इसमें। कोर्ट ने बोला है देखो बहुत सिंपल है, मैं इंडिगो हूं, आप एमएमटी हो, मेक माई ट्रिप। अब आपको मैंने बोला 10 से 12,000 के बीच में बेचो, अब 10,000 के नीचे मत जाना, वो मिनिमम प्राइस है। अब आपने 11,500 में बेचा और आप मुझे हर एक चीज का इंफॉर्मेशन देते हो प्रॉपर शीट बना के सिस्टम के अंदर, तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं, यहां पर कतर एयरवेज बोलता है मुझे ये एजेंट लोग इंफॉर्मेशन ही नहीं देते, ये आर्ग्यूमेंट था उसका कोर्ट में। तो अगर इंफॉर्मेशन देते ही नहीं है एजेंट लोग, तो फिर आपको टीडीएस काटने की जिम्मेदारी नहीं है। यहां पर कोर्ट ने ये बोला, चेक कर लो फटाक से, ठीक है, जल्दी से। नेक्स्ट केस लॉ टीसीएस के ऊपर है। टीसीएस के अंदर अगर आप पहला सेक्शन देखो टीसीएस का 206C सबसेक्शन 1, उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। अगर आप अल्कोहल बेचोगे, टिम्बर बेचोगे, फॉरेस्ट प्रोडक्ट बेचोगे, और उसमें एक प्रोडक्ट ये भी है कि अगर स्क्रैप बेचोगे तो भी टीसीएस लगता है, याद है? स्क्रैप बेचने पर भी टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है। आपने स्क्रैप बेचा, टीसीएस कलेक्ट किया। अब यहां पर एक एसएससी है, उसका नाम है प्रिया ब्लू इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इसने क्या किया पता है? इसके पास एक बड़ी शिप थी, उसने शिप को तोड़ दिया, शिप को ब्रेक कर दिया क्योंकि पुरानी हो गई थी, और उसमें से उसको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिले, तो और उसको फिर उसने बेचा। तो क्या वो स्क्रैप ट्रीट किया जा सकता है? उसके पास एक बड़ी शिप है, उसको उसने तोड़ा, उसके अंदर से बहुत सारा सामान निकला, उसने बेचा, क्या उसको स्क्रैप ट्रीट किया जाता है? कोर्ट ने बोला नहीं, उसमें से सब ज्यादातर फिनिश प्रोडक्ट्स थे, स्क्रैप कुछ नहीं था। शिप तोड़ा, उसके अंदर एक फ्रिज था, वो बेचा, वो स्क्रैप थोड़ी है। शिप तोड़ा, उसके अंदर एक टीवी था, वो बेचा, वो स्क्रैप थोड़ी है, वो फिनिश प्रोडक्ट है। स्क्रैप किससे आता है? मैन्युफैक्चरिंग या मैकेनिकल वर्क करने से स्क्रैप आता है। देयरफॉर ये स्क्रैप नहीं है, एंड देयरफॉर ये स्क्रैप के डेफिनेशन में नहीं फॉल करता है, तो आपको इस पर टीसीएस काटने का ऑब्लिगेशन भी नहीं है, क्योंकि टीसीएस किस पे कटता है? जो स्क्रैप है। जो स्क्रैप ही नहीं है उस पर टीसीएस कैसे कटेगा भाई? चेक करो। नेक्स्ट केस लॉ एक छोटा सा केस लॉ है, सीआईटी एंड अनदर वर्सेस कॉर्पोरेशन बैंक कर्नाटक हाई कोर्ट। यहां पर क्या हो रहा था पता है? कॉर्पोरेशन बैंक है ना, नेशनल फाइनेंशियल स्विच करके एक एसोसिएशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एटीएम से रिलेटेड सारे मुद्दे देखती है पूरे देश में। तो एसएससी ने क्या किया? नेशनल फाइनेंशियल स्विच को, क्या है, एटीएम से रिलेटेड कुछ सर्विस लेता है वो उससे, तो उसको पेमेंट किया। तो क्या उसको जो पेमेंट किया वो 194H में कमीशन के तौर पर आएगा। कोर्ट ने फिर से बोला भाई आपको रिलेशनशिप देखना पड़ेगा दोनों का, क्या दोनों के बीच में प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप है? अगर है
तो काटो टीडीएस 194H में, और अगर नहीं है तो मत काटो। तो यहां पर कोर्ट ने बोला दोनों के बीच में, उसके लिए अग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, एक्चुअली में तुमको अग्रीमेंट पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में आपको दिया जाएगा दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है। मेरे को सपना थोड़ी आएगा दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है बेटा, तो एग्जाम में वो लोग आपको दे देंगे। तो अगर दोनों के बीच का अग्रीमेंट बोलता है कि भाई ये दोनों एजेंट और प्रिंसिपल है तो काटो, प्रिंसिपल एजेंट है। और अगर प्रिंसिपल प्रिंसिपल है, दोनों इंडिपेंडेंट पार्टी है तो मत काटो। यहां पर दोनों इंडिपेंडेंट पार्टी है, प्रिंसिपल एजेंट नहीं है, तो यहां पर टीडीएस नहीं कटेगा, चेक कर लो फटाक से। और नेक्स्ट केस लॉ इज ऑन सर्च एंड सीजर। थोड़ा सा बैकग्राउंड दे देता हूं सर्च एंड सीजर का। जनरली क्या होता है, जब भी आपके ऑफिस में या आपके घर पे सर्च होता है, वहां पर कुछ सामान मिलता है, तो आपको एक्सप्लेन कर देना चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन कर दोगे, सब कुछ सोर्स एक्सप्लेन कर दोगे, कोई ज्वेलरी मिला, कोई कैश मिला, कोई एसेट मिला, अगर आप सोर्स एक्सप्लेन कर देते हो तो ऑफिसर छोड़ देगा, कुछ नहीं करेगा। अगर एक्सप्लेन नहीं करते हो तो वो आपको फिर भी समय देता है, पता है क्या, वो आपको बोलता है कि भाई इस मंथ के एंड से 30 डेज के अंदर आकर नेचर और सोर्स एक्सप्लेन कर देना, और अगर नेचर ऑफ सोर्स एक्सप्लेन कर दोगे तो मैं एग्जिस्टिंग लायबिलिटी लेकर बाकी आपको लौटा दूंगा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है ना, ये कहां दिया गया है पता है, ये दिया गया है इन द फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। बराबर से सुनो, इन द फर्स्ट प्रोवाइजर टू सेक्शन 132B सबसेक्शन 1 क्लॉज 1। क्या बोलता है ये क्लॉज, कि अगर आज सर्च होता है और आज आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो किसी चीज का सोर्स, तो डोंट वरी, इस मंथ के एंड से 30 डेज के बाद तक आप आ सकते हो, हमें सोर्स एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो जनरली स्टूडेंट भूल जाते हैं, वो ये है कि ये आपका हक नहीं है। आप एक्सप्लेन कर रहे हो एओ को जाकर 30 डेज के अंदर, तो वो आपको वापस दे देगा, आप हक से नहीं बोल सकते हो उसको सेटिस्फाई होना चाहिए आपका एक्सप्लेनेशन। अगर आपका एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्टरी लगता है उसको, तो वो देगा आपको, नहीं तो नहीं देगा। नहीं तो ये सब कुछ वो एडजस्टमेंट कभी करेगा, ऑन द फाइनल कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। क्योंकि सर्च एंड सीजर के बाद 147 का असेसमेंट होता है, आप सबको पता है कि बाय डिफॉल्ट जब भी सर्च एंड सीजर होगा उसके बाद 147 असेसमेंट बाय डिफॉल्ट होना ही है। तो 147 असेसमेंट होगा, उसमें जो कंप्लीशन होगा असेसमेंट, तब जो लायबिलिटी डिटरमाइन होगा, तब जाकर वो एडजस्टमेंट करेगा, तब तक नहीं करेगा, ठीक है। तो आप एओ के सर पे चढ़ के बोल नहीं सकते हो कि भाई 30 दिन में मैटर क्लोज करो, जल्दी जल्दी जल्दी, आज सर्च हुआ ये महीने के एंड से 30 दिन के अंदर में आके सब एक्सप्लेन कर। अरे भाई उसको नहीं समझा आपका एक्सप्लेनेशन, आपने जो एक्सप्लेन किया उसको उसके पल्ले नहीं पड़ा वो, तो बोलेगा भाई जाओ यहां से, अभी असेसमेंट के बाद देखते सब कुछ, ठीक है। तो वो आपको भगा सकता है बीच में से, ये बोला गया इस केस लॉ के अंदर, चेक कर लो, हेमंत कुमार सिंधी एंड अनदर वर्सेस सीआईटी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, अगर असेसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, कोई भी प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, नो प्रोसीडिंग इज पेंडिंग, तो क्या एओ आपसे ये इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है 133(6) के अंदर? कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, उसको इंक्वायरी करने का है, बस दिल कर रहा है, क्या वो आपसे इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है विद द परमिशन ऑफ जस्ट डायरेक्टर और कमिश्नर? ठीक है, क्वेश्चन समझो, असेसी के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, एओ को 133(6) का नोटिस भेजकर आपसे इंफॉर्मेशन मंगवाना है, क्या वो मंगवा सकता है? सिर्फ एक डायरेक्टर या कमिश्नर से अप्रूवल लेकर। देखो इस पर कोर्ट क्या बोल रहा है, कोर्ट बोल रहा है एओ के पास बहुत पावर है, वो इंफॉर्मेशन मंगवा सकता है, लेकिन अगर कोई इनकम टैक्स अथॉरिटी जो प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के नीचे वाली अथॉरिटी है, ये चार, प्रिंसिपल डायरेक्टर, प्रिंसिपल कमिश्नर या उसके नीचे वाली, ये चार के नीचे वाली अथॉरिटी है, तो ये चार के नीचे वाली अथॉरिटी अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है, तो इन चारों से अप्रूवल लिए बगैर वो नोटिस आपको नहीं भेज सकता है। तो असेसिंग ऑफिसर ऑब्वियसली इन चार के नीचे वाली अथॉरिटी है, बराबर। अगर असेसिंग ऑफिसर को 133(6) का नोटिस भेजना है और प्रोसीडिंग पेंडिंग नहीं है फिर भी भेजना है, तो उसको इन चार में से किसी ना किसी एक का अप्रूवल लेना मैंडेटरी हो जाएगा, चेक कर लो फटाक से। चलिए नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। अगला केस लॉ है केस लॉ नंबर 37, जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डीसीआईटी। अब यहां पर क्या हुआ था पता है, असेसी के ऊपर कुछ टैक्स लग रहा था 115 QA के अंदर एट द रेट ऑफ 20%। नाउ असेसी उसको डिनाई कर रहा है, असेसी बोल रहा है भाई मेरे पे टैक्स लग ही नहीं सकता है, ठीक है। अब 115 QA वाला टैक्स क्या है, जब कोई डोमेस्टिक कंपनी अपने शेयर्स बायबैक करती है तो उसको 20% टैक्स देना पड़ता है एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। तो असेसी डिनाई कर रहा था, असेसी बोल रहा था भाई ये टैक्स मेरे पे लग ही नहीं सकता है, लेकिन डिपार्टमेंट बोल रहा था हाँ लगेगा। तो क्या असेसी इसके अगेंस्ट अपील कर सकता है सीआईटी अपील को? तो ये सवाल उठ रहा था कोर्ट के सामने, क्या असेसी अपील कर सकता है सीआईटी अपील को, डिनाइंग दिस लायबिलिटी, कि भाई नहीं मुझे अपील करना है, मैं इस लायबिलिटी के अंदर कवर ही नहीं होता हूं। तो यहां पर कोर्ट ने बोला कि आपको उसके लिए 246A पढ़ना पड़ेगा। 246A में क्या लिखा है, सबसे पहले पॉइंट में लिखा है कि अगर असेसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर है, अगर असेसी के अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हो रहा है 115 QA में
और एसएससी उस लायबिलिटी को डिनाई करता है तो वो जा सकता है। ये पहला पॉइंट है 246A में। दूसरे पॉइंट में अगर कोई इंटीमेशन है उसके अगेंस्ट एसएससी जाना चाहता है तो जा सकता है। और तीसरा केस है कोई असेसमेंट है उसके अगेंस्ट एसएससी को जाना है तो जा सकता है। तो कोर्ट ने क्या बोला पता है कि दूसरा और तीसरा पॉइंट है ना, वहां पर किसी ना किसी किस्म का कुछ ना कुछ प्रोसीडिंग चल रहा है। जैसे दूसरे पॉइंट में कोई इंटीमेशन है, तुम्हारा रिटर्न प्रोसेस हो रहा है, उससे आप दुखी हो तो आप जा सकते हो। देखो अब यहां पर रिटर्न तो कोई प्रोसेस नहीं हुआ है, यहां पर कोई रिटर्न तो प्रोसेस नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट कोई असेसमेंट भी नहीं हुआ है। थर्ड वाले पॉइंट के अंदर असेसमेंट से अगर आप दुखी हो तो आप जा सकते हो। तो तीसरे पॉइंट में आपका कोई असेसमेंट भी नहीं हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने क्या बोला, जो पॉइंट नंबर 1 है ना, वो स्टैंड अलोन पॉइंट है, वो इंडिपेंडेंट पॉइंट है, उसके अंदर कोई भी जा सकता है। क्योंकि वहां पर ना ही कोई असेसमेंट ना ही कोई इंटीमेशन की बात की है, कुछ नहीं। वहां बोला है अगर कोई भी ऑर्डर पास हो रहा है उसके अगेंस्ट, कोई भी ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, ऐसा लिखा है असेसमेंट ऑर्डर नहीं, यहां लिखा है असेसमेंट ऑर्डर, यहां लिखा है इंटीमेशन, लेकिन पॉइंट नंबर 1 में लिखा है सिर्फ ऑर्डर। अगर कोई ऑर्डर पास हो रहा है तो 115 QA में अगर ऑर्डर पास हुआ है, उससे आप दुखी हो तो आप अपील कर सकते हो सीआईटी अपील को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बराबर से समझो ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। इस केस लॉ में क्या हो रहा है कि 115 QA में एओ आप पे एओ आपके ऊपर टैक्स लगा रहा है। अब एसएससी बोल रहा है भाई मेरे ऊपर टैक्स कैसे लगा सकता है वो, मैं तो 115 QA में कवर ही नहीं होता हूं। तो एसएससी को उसके अगेंस्ट अपील करना है, तो क्या वो अपील कर सकता है? कोर्ट ने बोला हाँ, पॉइंट नंबर 2 और 3 के हिसाब से नहीं कर सकता है क्योंकि ये कोई असेसमेंट नहीं चल रहा था एसएससी के अगेंस्ट। लेकिन पॉइंट नंबर 1 स्टैंड अलोन पॉइंट है, जहां पर कोई असेसमेंट की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट पॉइंट है। कोई भी ऑर्डर है, कोई भी ऑर्डर है, असेसमेंट ऑर्डर जरूरी नहीं है, कोई भी ऑर्डर है, और अगर एसएससी उसकी लायबिलिटी डिनाई करता है तो वो इस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर कवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं। पृथ्वी ब्रोकर्स एंड शेयर होल्डर्स 2012 बॉम्बे हाईकोर्ट। ये केस लॉ में बोला गया कि क्या आप कोई एडिशनल क्लेम और न्यू क्लेम अपेलेट अथॉरिटी के पास जाकर कर सकते हो जो आपने आईटीआर में नहीं भरा था, जो आपने आईटीआर में नहीं भरा था। क्या बिना रिवाइज रिटर्न भरे आप अपेलेट अथॉरिटी को जाकर बोल सकते हो कि भाई मुझे एक नया क्लेम है उस पर भी अपील करना है, भाई एक नया ग्राउंड है उस पर भी अपील करना है? ठीक है, क्या आप कर सकते हो? देखो अपेलेट अथॉरिटी के पास ये पावर है, लेकिन उनके डिस्क्रिशन पे, अगर उनको करना है तो करेंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे। तो एडिशनल क्लेम अगर जाकर आप अपेलेट अथॉरिटी को बोलते हो जो आपने पहले क्लेम नहीं किया था आईटीआर में, तो आप बोल सकते हो जाकर किसको? आप अपेलेट अथॉरिटी को। लेकिन ये पावर एओ के पास नहीं है, एओ को जाकर आप नहीं बोल सकते हो। एओ के केस में अगर आपको कोई एडिशनल क्लेम, नए क्लेम का कुछ बेनिफिट चाहिए तो आपको उस केस में रिवाइज रिटर्न ही फाइल करना पड़ेगा, एज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ गोएट्स इंडिया लिमिटेड। याद करो, ठीक है, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ लक्ष्मण दास भाटिया हिंगवाला प्राइवेट लिमिटेड। इसमें बोला गया है कि ट्राइब्यूनल से अगर कोई गलती हो जाती है, अपैरेंट मिस्टेक हो जाती है, क्या वो उस केस में अपना ऑर्डर पूरा का पूरा रिकॉल कर सकता है और उसको रेक्टिफाई कर सकता है? ट्राइब्यूनल से कोई अपैरेंट गलती हो गई तो क्या वो अपना पूरा ऑर्डर रिकॉल कर रहा है, पूरा ऑर्डर वापस मंगवा रहा है, उसको चेंज करके ठीक करके वापस करेगा? हाँ करेगा। किसी के अगेंस्ट अगर नाइंसाफी हो रही है तो ये ट्राइब्यूनल की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉल करे पूरा ऑर्डर और अपैरेंट मिस्टेक को रेक्टिफाई कर सकता है। अगर अपैरेंट मिस्टेक है 254 सबसेक्शन 2 में उसको पावर दे दिया गवर्नमेंट ने कि वो रेक्टिफाई कर ले, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ नंबर 40 फोर्टालेजा डेवलपर्स 2015। अब इसमें क्या हुआ था? क्या सीआईटी अपनी रिविजनरी प्रोसीडिंग्स का पावर उस केस में एक्सरसाइज कर सकता है जहां पर मैटर ऑलरेडी सीआईटी अपील ने डिसाइड कर दिया है और मैटर ट्राइब्यूनल में पेंडिंग है? सीआईटी अपील ने मैटर डिसाइड कर दिया है, ठीक है, मैटर डिसाइडेड है, अब मैटर पेंडिंग है ट्राइब्यूनल में। क्या उस मुद्दे को सीआईटी बीच में जाके टांग अड़ा के 263 खोल सकता है? नहीं खोल सकता है, डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। अगर मैटर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी पे डिसाइड हो गया है, फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी कौन है? सीआईटी अपील। अगर मैटर फर्स्ट अपेलेट अथॉरिटी पे डिसाइड हो गया है तो उसके बाद सीआईटी 263 में उस मुद्दे को टच नहीं कर सकता है, बाकी दूसरे मुद्दे टच कर सकता है। उसी को बोलते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ पार्शियल मर्जर। इज इट क्लियर? फिर भले आगे जाकर आईटैट में पेंडिंग है तो क्या हुआ, आईटैट में पेंडिंग है तो क्या आईटैट को रोक दोगे बीच में से? हाँ, नहीं कर सकते हो। सीआईटी अपील में मैटर डिसाइड हो गया है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, सीआईटी 263 नहीं खोल सकता है, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ सीआईटी वर्सेस मुथूट फाइनेंसर। यहां पर क्या हो रहा है? 271D की पेनाल्टी के बारे में बात करें। 271D की पेनाल्टी कब लगती है? जब आप 269SS वायलेट करते हो। 269SS क्या है? जब आप कैश लोन लेते हो, किसी से कैश में लोन लेते हो 20,000 या उससे ज्यादा, तो 269SS अट्रैक्ट होता है। 269SS अट्रैक्ट होता है तो 271D भी अट्रैक्ट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा था, एक पार्टनरशिप फर्म है, उसको एक पार्टनर ने कुछ पैसा दिया, ठीक है, कैश में दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टनरशिप फर्म को लोन किसने दिया? कैश ने दिया, पार्टनर ने।
पार्टनर ने कैश में लोन दिया, ठीक है, क्या पार्टनर ने कैश में लोन दिया उसमें कोई डिस्प्यूट है? उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। क्या पार्टनर के सोर्स ऑफ मनी का कुछ लफड़ा था? सोर्स ऑफ मनी पे कोई डाउट नहीं है। क्या ट्रांजैक्शन बोनाफाइड है? जेन्युइन ट्रांजैक्शन है। कोई टैक्स लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए ऐसा काम नहीं किया हूं मैंने ऐसा कोई टैक्स लायबिलिटी अवॉइड करने के लिए काम नहीं किया हूं। तो कोर्ट ने बोला जेन्युइन है ट्रांजैक्शन, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, पार्टनर के पास क्रेडिट वर्थिनेस भी है, तो अगर वो ऐसे केस में अगर फर्म को कैश में लोन देता है तो चल जाएगा, आप उसके ऊपर पेनाल्टी मत लगाओ, क्योंकि 273 बी के अंदर आपको पहले आदमी को पेनाल्टी लगाने के पहले रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देना पड़ता है। जॉइंट कमिश्नर पेनाल्टी लगाता है 271 डी में। अब जब जॉइंट कमिश्नर पेनाल्टी लगाता है ना, तो पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देता है। तो उसने अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट दिया एसएससी को। एसएससी ने सब कुछ एक्सप्लेन किया, भाई मेरा ही पैसा है, मैं मानता हूं मैंने कैश लोन दिया फर्म को, मेरा ही पैसा है, एकदम वाइड सोर्स से पैसा है, मेरे पास क्रेडिट वर्थिनेस है, मेरे पास उतना पैसा है कि मैं उसको लोन दे सकता हूं, और ये बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है। आप चेक कर लो, किसी भी एंगल से कोई टैक्स चुराने का इंटेंशन नहीं है। कोर्ट ने बोला माफ कर दिया, जाओ चेक करो। ऐसा भी माफ करता है कोर्ट, यस। 273 बी के अंदर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी या बीइंग हर्ट दोगे, सामने वाला एक्सप्लेन कर देगा तो खत्म हो गई बात। कोर्ट बोला है उसको माफ कर दो, ठीक है, उस पर पेनाल्टी मत लगाओ, चेक कर लो। नेक्स्ट केस है 269T पर। 269T क्या बोलता है? जब आप किसी को लोन रीपे करोगे ना, तो आपको लोन रीपे करते समय भी आपको अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस या सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड, ये 4 मोड से ही रीपे करना है, 5वें मोड से रीपे नहीं करना है। अब एसएससी ने कैसे रीपे किया पता है? सामने वाले को एक बुक एंट्री मार के रीपे कर दिया। कैसे मतलब सर बुक एंट्री मतलब उसको मुझे 40,000 रुपया देना था, मैं उसको 30,000 रुपया देना था, या मैं उसको 50,000 रुपया देना था, तो मैंने उसको एंट्री मार के एडजस्ट कर दिया। तो एओ बोलने लगा यार आपको तो अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस सच अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड से पे करने बोला था, आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री मार के कैसे पे कर सकते हो? कोर्ट ने बोला जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ना, बोनाफाइड है ना, जाने दो ना, काई को जबरदस्ती राई का पहाड़ बना रहे हो, बाल की खाल निकाल रहे हो, अननेसेसरली पेनाल्टी मत लगाओ। जेन्युइन ट्रांजैक्शन है ना, अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही ड्राफ्ट, ईसीएस सच इज इलेक्ट्रॉनिक मोड, ज्यादा दिल पे मत लो। बुक एंट्री से पे किया, ट्रांजैक्शन जेन्युइन है, कोई टैक्स इवेजन का इंटेंशन नहीं था, आप उसको माफ कर दो, पेनाल्टी मत लगाओ, माफ करो उसको, चेक करो। नेक्स्ट केस लॉ है ऑफ यूरोटेक मैरीटाइम एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। इस केस में क्या होता पता है? एसएससी ने टीडीएस काटा लेकिन भरा नहीं, ठीक है, काटा लेकिन भरा नहीं। तो अभी अगर टीडीएस काट लेते हो, भरते नहीं हो, तो क्या 271C की पेनाल्टी आपके ऊपर लग सकती है? कोर्ट ने बोला हाँ लग सकती है, क्यों नहीं लग सकती? आपका कोई हक नहीं है कि गवर्नमेंट का पैसा आप किसी के सैलरी या किसी दूसरी चीज में से काटो और अपने पास रख के उसको वर्किंग कैपिटल में यूज करो, दूसरे पर्पस के लिए यूज करो। इसका कोई हक नहीं देता है, आपको कोई हक नहीं देता है। अगर आपने टीडीएस काटा नहीं तो भी 271C लगेगा, और टीडीएस काटने के बाद भरा नहीं तो भी 271C की पेनाल्टी लगेगी। और 271C में पेनाल्टी कितनी लगती है? जितना भी टीडीएस है उतनी पेनाल्टी। तो सुन लो, 271C की पेनाल्टी टीडीएस नहीं काटने पर भी लगेगी और टीडीएस नहीं भरने पर भी लगेगी, ये बोलता है कोर्ट इस पर्टिकुलर केस लॉ के अंदर। चेक कर। नेक्स्ट केस लॉ यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भावेचा मशीनरी एंड अदर्स, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। इसमें क्या हुआ था? 276CC प्रोविजन के ऊपर ये पर्टिकुलर केस लॉ है। 276CC क्या बोलता है पता है? अगर कोई बंदा विलफुली इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरता है, जैसे विलफुली जानबूझकर, तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होगा, उसको जेल में डाला जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों को गवर्नमेंट ने डाला है जेल में, विलफुली नहीं भरता है। तो मालूम है नहीं भरूंगा तो क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, फिर भी नहीं भर रहा है, विलफुली नहीं भर रहा है, तो उसको जेल में डाल सकते हो। तो कोर्ट ने वही बोला कि अगर विलफुली नहीं भर रहा है, विलफुल नहीं भरना बहुत जरूरी है, विलफुल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जानबूझकर नहीं भर रहा है, ये बहुत क्लियर है कि उसने विलफुली नहीं भर रहा है, ये बहुत क्लियर है कि वो इंटेंशनली नहीं भर रहा है, डेलिबरेटली नहीं भर रहा है, कैलकुलेटली नहीं भर रहा है, वो बहुत क्लियरली उसको मालूम है कि क्या हो सकता है नहीं भरने पर, फिर भी नहीं भर रहा है। ये प्रूव करना का पड़ेगा कोर्ट में, अगर जेल में डालना है तो, या असेसिंग ऑफिसर को प्रूव करना पड़ेगा। तो इस केस में क्या हुआ पता है? डिले हुआ असेसिंग को रिटर्न भरने में, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में असेसिंग ऑफिसर के ये विलफुल डिले था, ये प्रूव नहीं कर पाया, तो इसको फिर 276C में जेल में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसने जानबूझकर डिले किया है। अगर जानबूझकर डिले किया ये प्रूव नहीं कर सकते हो तो आप जेल में नहीं डाल पाओगे एसएससी को, चेक कर लो। नेक्स्ट केस लॉ नंबर 45। यहां पर भी क्या बोला गया है? ये अभी रिसेंट केस लॉ है 2021 का, कर्नाटक हाईकोर्ट का।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्सेस डी के शिव कुमार, ये केस लॉ है सर्च एंड सीजर और प्रोसिक्यूशन पे। मिसाल के तौर पर आपके वहां पर सर्च एंड सीजर हो गया और वहां पर कुछ अनअकाउंटेड लोन मिल गया, अनअकाउंटेड मनी मिल गया या कुछ मिल गया, तो क्या मैं आपको जेल में डाल दूं? हाँ, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि भाई टैक्स लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, पेनाल्टी लगने वाली कि नहीं लगने वाली है, इंटरेस्ट लगने वाला है कि नहीं लगने वाला है, सीधा जेल में डाल दूं? हाँ, तो कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है। 276C जो जेल वाला प्रोविजन है वो बोलता है कि देयर हैज टू बी अ विलफुल अटेम्प्ट टू इवेड एनी टैक्स, पेनाल्टी और इंटरेस्ट और इंपोजेबल ऑन इनकम, तब वो पनिशेबल होगा। जस्ट बिकॉज अगर आप किसी पे सर्च एंड सीजर कर देते हो और वहां पर कुछ अनअकाउंटेड लोन मिल जाता है तो उससे जेल नहीं डाल सकते हो, आपको यह प्रूव करना पड़ेगा कि उसने विलफुल इवेजन ऑफ टैक्स किया है, उसने विलफुल इवेजन ऑफ पेनाल्टी या इंटरेस्ट किया है, उसने पेनाल्टी और इंटरेस्ट नहीं भरा है, तब जाकर उसको जेल में डाल सकते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस केस लॉ की क्या है कि सिर्फ सर्च में कुछ मिल जाने से कुछ नहीं होता है, मिलने के बाद यह प्रूव करना पड़ेगा जेल डालने के लिए कि भाई उस बंदे ने जानबूझकर यह किया है और इसको छुपाने की वजह से उसने टैक्स चुराया है, इसको छुपाने, इस अनअकाउंटेड लोन की वजह से उसने टैक्स की चोरी की है, यह आपको प्रूव करना पड़ेगा। सिर्फ सर्च एंड सीजर करने से आपको कोई पावर नहीं मिलता है कि आप पकड़ पकड़ के लोगों को जेल में डालो, ठीक है, चेक करो। नेक्स्ट केस लॉ है ऑन 269SS। मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है और यहां पर एक सोल प्रोप्राइटर है, वो उसका पार्टनर है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फर्म अपने सोल प्रोप्राइटर को लोन देता है, कैश में लोन देता है, तो क्या 269SS अट्रैक्ट होगा? कोर्ट ने बोला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कोर्ट ने बोला भाई फर्म और पार्टनर एक ही आदमी होता है और ये बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, अगर ये प्रूव कर देता है एसएससी तो उसके ऊपर पेनल्टी मत लगाओ। पार्टनरशिप फर्म अपने ही पार्टनर के सोल प्रोप्राइटर को, सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स है और उसमें से एक पार्टनर का सोल प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप फर्म अपने ही सोल प्रोप्राइटर को क्या दे रहा है? कैश में लोन दे रहा है, बोनाफाइड ट्रांजैक्शन है, ये प्रूव कर दिया, मैटर क्लोज हो गया, 269SS नहीं लग सकता है। यहां पर मद्रास हाईकोर्ट ने ये बोल दिया, चेक कर लो। नेक्स्ट, प्रिंसिपल सीआईटी वर्सेस मारुति सुजुकी। इस केस में क्या हुआ था सुनो जरा। इस केस में क्या होता पता है, एक अमेलगमेशन प्रोसेस में था, ठीक है, तो अमेलगमेशन प्रोसेस में था, उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, अमेलगमेशन हो जाता है तो अमेलगमेटिंग कंपनी तो बंद हो जाती है, ठीक है, अमेलगमेटिंग कंपनी तो लिक्विडेट हो जाती है, अब जो रहता है वो अमेलगमेटेड कंपनी ही होता है। उसके बावजूद, उसके बाद अमेलगमेशन हो गया, उसके बाद ना कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि अमेलगमेशन हो गया, सुन लो अच्छे से, अमेलगमेशन प्रोसेस में था, अमेलगमेशन हो गया, अमेलगमेशन हो गया, अमेलगमेटिंग कंपनी बंद हो गई, लिक्विडेट हो गई, कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया कि अमेलगमेशन इज प्रॉपर, कंप्लीट अमेलगमेशन परफेक्ट है। उसके बाद में अमेलगमेटेड कंपनी ने एओ को बोला भी, इंटीमेट भी किया, भाई अमेलगमेशन हो गया यार, उसके बावजूद भी एओ क्या कर रहा है मालूम? अमेलगमेटिंग कंपनी को नोटिस भेज रहा है। किसको नोटिस भेज रहा है? अमेलगमेटिंग कंपनी को। क्या ये नोटिस भेजकर जो असेसमेंट करेगा ये वैलिड रहेगा या वॉइड रहेगा? कोर्ट ने बोला ये वॉइड रहेगा यार, तो इतनी अक्कल नहीं है, अमेलगमेशन कंप्लीट हो गया, एसएससी सीज टू एग्जिस्ट, खत्म हो गया एसएससी, अब उसको नोटिस भेज के क्या मतलब है? और आपको कोर्ट का ऑर्डर दिया गया है, अमेलगमेटेड कंपनी ने आपको कोर्ट का ऑर्डर दिया, अमेलगमेटेड कंपनी ने आपको इंटीमेट भी किया, उसके बावजूद भी आप ऐसी हरकतें करते हो। अगर आप ऐसी हरकतें करोगे तो ये असेसमेंट इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड एब इनिशियो हो जाएगा, चेक कर लो, ठीक है। नेक्स्ट केस लॉ, वेरी रीसेंट केस लॉ, 2022 का केस लॉ है, रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन और रिलायंस कम्युनिकेशन। अब ये तो कंपनी बंद हो गई, अभी उस पर केस लॉ क्या कर रहे हैं, छोड़ो, माफ कर दो उसको, गरीब को। रिलायंस टेलीकम्युनिकेशन क्या था? अनिल अंबानी की कंपनी थी। यहां पर वही इशू है जो हमने पिछले किसी ना किसी केस लॉ में उठाया था। क्या ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है 254 सबसेक्शन 2 के अंदर? सबसे पहले ट्राइब्यूनल के पास 254 सबसेक्शन 2 में क्या पावर है? ट्राइब्यूनल के पास 254 सबसेक्शन 2 के अंदर पावर है टू रेक्टिफाई इट्स मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड, वो रेक्टिफाई कर सकता है ट्राइब्यूनल। अब सवाल यहां पर ये उठ रहा है, क्या ट्राइब्यूनल के पास ये पावर है कि वो अपना पावर से इस सेक्शन में 254 सबसेक्शन 2 में इतना पावर है कि वो अपने पावर से ऑर्डर को रिकॉल करे और उसको वापस से सुनना चालू करे और वापस से रीयर करे और एक नया ऑर्डर पास कर दे? अपैरेंट मिस्टेक रेक्टिफाई ना करे, वापस से बुलाए, वापस से पूरा सुने और वापस से पूरा एक ऑर्डर पास करे। कोर्ट ने बोला इट इज अनसस्टेनेबल, आप ऐसा काम नहीं कर सकते हो, ये पावर गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया है। आपको पावर सिर्फ क्या दिया है? टू रेक्टिफाई अ मिस्टेक अपैरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। अगर अपैरेंट मिस्टेक है तो वो रेक्टिफाई कीजिए कुछ समय के अंदर, जो कानून ने आपको बोला है, लेकिन एक ऑर्डर जो ऑलरेडी फाइनल हो चुका है उसको बुलवाकर वापस से सुनवाई कर उस पर फिर से एक नया फैसला सुनाना, ये आपके पावर्स में नहीं है, चेक कर लो।
चलिए अगले केस लॉ की तरफ बढ़ते हैं और अगला केस लॉ जो समझने के लिए, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको मार्क कर लो। ये केस लॉ समझने के लिए एक एग्जांपल बनाया हो मैंने, वो एग्जांपल हम लोग समझेंगे। वो एग्जांपल के थ्रू आप इसका फोटो ले लो पहले, और यही एग्जांपल के थ्रू आपको ये केस लॉ समझना है, ठीक है। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। अब सुनो जरा इसमें क्या हो रहा है। ये बहुत जबरदस्त केस लॉ है, ये ATIA पे केस लॉ है। सपोज आपको ATIA के बिजनेस से 90 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। कितने का प्रॉफिट होता है? 90 लाख का। और 80 और नॉन एलिजिबल बिजनेस, मतलब कोई और बिजनेस में आपको 20 लाख रुपए का लॉस होता है। तो आप सेट ऑफ कर लोगे और आपकी PGBP इनकम कितनी हो जाएगी? 70 लाख। तो एलिजिबल बिजनेस से प्रॉफिट कितना है? 90 लाख। और नॉन एलिजिबल बिजनेस से लॉस कितना है? 20 लाख। पहले दोनों को सेट ऑफ करो, तुम्हारा PGBP हो गया 70 लाख। इसके अलावा तुमने 15 लाख रुपए का कुछ और भी कमाया होगा, तो टोटल आपका ग्रॉस टोटल इनकम 85 लाख आ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है, मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? क्या मुझे डिडक्शन 70 लाख का मिलेगा या मुझे डिडक्शन 85 लाख का मिलेगा? तो गवर्नमेंट यहां पर बोलती है, अज्यूम करते हैं, लेट अस अज्यूम दैट, पहले ये समझ लो जो मैंने पहले 4 पॉइंट बोले। ATIA के बिजनेस से, यहां पर लिख देता हूं मैं, ATIA का बिजनेस है ये। ATIA के बिजनेस से मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है? 90 लाख का पॉजिटिव प्रॉफिट हुआ है। और लॉस कितना हो रहा है मेरे को? दूसरे नॉन एलिजिबल बिजनेस से, जिसका चैप्टर 6 से मैं डिडक्शन नहीं मिलेगा, उससे लॉस मुझे हो रहा है 20 लाख रुपीस का। तो आपका नेट PGBP इनकम 70 लाख। GTI लेकिन उससे 15 लाख ज्यादा है, दैट इज 85 लाख से। तो डिडक्शन कितना मिलेगा? तो गवर्नमेंट बोलती है अब आपको डिडक्शन 70 लाख का नहीं मिलेगा, डोंट वरी, डिडक्शन आपको पूरा 85 लाख का मिलेगा, क्योंकि आपकी PGBP इनकम फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस 90 लाख से, तो आपको पूरा 85 लाख का डिडक्शन मिलेगा। मिसाल के तौर पर अगर आपका GTI 95 लाख होता, कितना होता? 95, 85 नहीं होता, 95, तो पूरा 90 लाख रुपए का डिडक्शन आपको यहां मिल सकता था। GTI 100 लाख होता तो भी आपको 90 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, आपको ये पूरा डिडक्शन मिलेगा। आप ये लॉस सेट ऑफ कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बी वेरी केयरफुल, इस पे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर, बहुत ज्यादा चांसेस है इस पे क्वेश्चन बनने का। फिर से मैं बताता हूं, एलिजिबल बिजनेस से आपको 90 लाख का प्रॉफिट आया और नॉन एलिजिबल बिजनेस से आपको लॉस 20 लाख का है। देखो जेन्युइन अगर कॉमन सेंस से सोचो तो 70 लाख रुपए का आपको डिडक्शन मिलना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है नहीं, गवर्नमेंट बोलती है पूरा 90 लाख का डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर आपका GTI 85 है तो 85 मिलेगा, बिकॉज GTI से ज्यादा तो डिडक्शन मिल नहीं सकता है। अगर आपका GTI 95 हो जाएगा तो हम आपको 90 लाख रुपीस का डिडक्शन दे देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? डिडक्शन आपको 70 लाख का नहीं मिलेगा, डिडक्शन आप पूरा 90 लाख रुपए का ले सकते हो, फुल 90 लाख का, लेकिन उतनी आपके पास GTI होनी चाहिए। इस केस में GTI ज्यादा थी तो पूरा 90 लाख डिडक्ट कर लिया, इस केस में GTI कम थी तो 85 लाख रुपीस पूरा डिडक्ट करके टोटल इनकम को जीरो दिखा दो। चेक कर लो, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इस पे क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, बी वेरी केयरफुल। तब इधर उधर मुंह नहीं देखना कि ये क्या चीज आ गया एग्जाम के अंदर। अब अगला जो केस लॉ है वो तो वेल एस्टैब्लिश प्रिंसिपल है, इसके ऊपर हमने क्लास में भी बहुत बार बात किया है कि अगर कोई फार्मा कंपनी अपने डॉक्टर लोग को, दैट इज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को, कुछ फ्रीबीज देते हैं तो क्या वो डिडक्शन मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। और अब तो इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन 1, एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 37(1) के अंदर स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन भी आ गया फाइनेंस एक्ट 2022 के अंदर। याद आता है आपको? फाइनेंस एक्ट 2022 में स्पेसिफिक क्लैरिफिकेशन आ गया है कि अगर आप किसी को कुछ फ्रीबी भी देते हो और सामने वाले को वो लेना मना है और फिर भी वो लेता है, तो फिर आप उसको अगर ऐसी चीज फ्रीबी के तौर पे दोगे तो वो आपके हाथ में डिसअलाउ हो जाएगा। इट इज अगेंस्ट अ पब्लिक पॉलिसी यार, यू शुड नॉट डू दिस, इट इज ब्रेकिंग अ लॉ इन दिस कंट्री, दैट इज इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट। आपको ऐसी हरकतें नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस पे हमने बहुत चर्चा की है क्लास के अंदर। एंड वन लास्ट केस लॉ ओवर हियर, विप्रो फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस CIT 2022। अब यहां पर विप्रो एसोसिए और सामने एक इंडियन एंटिटी है, ठीक है। अब वो सामने वाली विप्रो क्या करता है? लीजिंग कंपनी है, लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी है। अब सामने वाली को एक प्लांट एंड मशीनरी मुझसे ही लीज पे चाहिए था, मुझसे लीज पे चाहिए था प्लांट एंड मशीनरी। अब उसको लीज पे लेने के लिए उसको पैसा भी मेरे से ही चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉरेन करेंसी लोन लिया और उसको दे दिया, ठीक है। मैंने खुद फॉरेन करेंसी लोन लेकर उसको दिया। अब फॉरेन करेंसी लोन सुन लो बराबर से, मैं एक लीजिंग कंपनी हूं, सामने वाला मुझसे लीज पर कुछ लेना चाहता है। अब उसको मुझसे लीज पर लेने के लिए मुझसे फाइनेंस चाहिए, उसके पास आउटराइट पैसा नहीं है, फाइनेंस लीज के तौर पे लेना चाहता है। तो मैंने उसको फाइनेंस लीज पे देने के लिए मैंने खुद फॉरेन करेंसी में लोन लिया, और जब मैंने लोन रीपे किया ना तो उस पर मुझे क्या हो गया? लॉस हो गया, लोन रीपेमेंट पे लॉस हो गया। तो सवाल ये उठ रहा है उसको मैं क्या करूं? जनरली आप लोन रीपेमेंट करते हो फॉरेन करेंसी में, और अगर आप इंपोर्टेड असेट खरीदते हो तो आपको उसका लॉस और गेन जो भी होता है वो असेट में एडजस्ट करना होता है।
लेकिन यहाँ पर मैं कोई इंपोर्टेड असेट नहीं खरीद रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात, मैं कोई असेट के अगेंस्ट लोन वोन नहीं ले रहा हूँ, ये इंडिपेंडेंट लोन है, ये कोई अलग चीज है। इसलिए कोर्ट ने बोला यहाँ पर आप जो लोन ले रहे हो फॉरेन करेंसी में, सामने वाले को फाइनेंस कर, सिंपल रूल है, मुझे आपको फाइनेंस करना है इसलिए मैंने लोन लिया, तो मेरा काम है लोगों को फाइनेंस करना, तो मैंने लोन लेकर आपको फाइनेंस किया, तो मैं भी तो कभी ना कभी रीपे करूंगा ना। जैसे मैंने 12% पे लोन लिया, मैंने आपको 15% पे फाइनेंस कर दिया, 3% मेरा फायदा। तो मैंने जो लोन लिया उस पे जो मैं आपको फाइनेंस कर रहा हूं, ठीक है, तो मुझे भी तो लोन रीपे करना है, मैंने लोन रीपे किया, रीपे करने पर मुझे करेंसी लॉस हो गया, वो करेंसी लॉस का क्या होगा, मैं क्या अपनी प्लांट एंड मशीनरी में से एडजस्ट करूंगा? नो, आपको उसको 37 के अंदर अलाउ करना पड़ेगा एज अ लॉस। एक्चुअली 37 के अंदर नहीं अलाउ होता है, वो उसको आप ट्रेडिंग लॉस की तरह आपको अलाउ करना पड़ेगा एज पर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ बद्रीदास दागा वर्सेस सीआईटी। तो बट इंस्टीट्यूट उसको 37(1) ही बोलता है, मैंने आपको पहले बोला ये गलत है, 37(1) डज नॉट टॉक अबाउट लॉसेस, 37(1) टॉक्स अबाउट व्हाट? एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस। बट एनीवेज इसको एक रेवेन्यू लॉस की तरह गवर्नमेंट आपको डिडक्शन दे देगी, ठीक है। यहां जाकर आपके आईसीआई के जितने भी केस लॉस है वो सब खत्म हो जाते हैं। यहां पर जो बैलेंसिंग केस लॉस थे वो मैंने डाल दिए 51 केस लॉस। इसके पहले क्लास में भी हमने बहुत सारे केस लॉस किए हैं, आपको ब्लू कलर में दिखेंगे आपके पूरे इजी नोट्स के अंदर। तो ब्लू कलर में जो भी इजी नोट्स के अंदर केस लॉस है वो भी रेलेवेंट है, और यहां पर जो 51 केस लॉस है वो भी रेलेवेंट है। अब दो चीजें मुझे बोलना है, मैं बोल देता हूं। वेरी रिसेंटली, जस्ट 1-2 दिन पहले इंस्टीट्यूट ने एक अपडेटेड केस लॉ की लिस्ट लाई है, उसमें 3 केस लॉ और ऐड किए, वो मैं आप लोगों को करा दूंगा अलग से, उस पर लेक्चर लगा दूंगा, ठीक है। मैंने अभी मैंने देखा तो मैं बोला अभी यार पहले ये खत्म कर देता हूं, फिर वो 3 केस लॉ अलग से देख लेंगे। तो वो 3 केस लॉ मैं अलग से आपको करवा दूंगा। 3 एक्स्ट्रा केस लॉज है, वो खुद भी कर सकते हो आप, ऐसा कुछ बहुत महान काम नहीं, लेकिन फिर भी मैं करा दूंगा, डोंट वरी। सिर्फ 3 एक्स्ट्रा केस लॉ है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे अगर आप जाओगे तो उसमें जुडिशियल अपडेट फॉर मई 2023 में 3 एक्स्ट्रा केस लॉ इंस्टीट्यूट ने डाला है, वो मैं आपको करवा दूंगा। ये पहली चीज। दूसरी चीज, यहां पर देखना कुछ लोगों की बुक के अंदर 54 या 55 केस लॉज होंगे, तो अभी आप बोलोगे सर 3-4 केस लॉ किधर गायब हो गए? वो इंस्टीट्यूट ने निकाल दिया। इंस्टीट्यूट ने जो लेटेस्ट सप्लीमेंट्री डाला है ना, अभी जो लेटेस्ट सप्लीमेंट्री डाला है, ठीक है, मई 23 वालों के लिए, आप लोगों को तो इंस्टीट्यूट ने बेघर छोड़ दिया। इंस्टीट्यूट ने आपके लिए कोई मटेरियल तो निकाला नहीं, सिर्फ एक सप्लीमेंट्री निकाला और बोल रहा है सप्लीमेंट्री में से पढ़ लो सब लोग, ठीक है। तो उस सप्लीमेंट्री के अंदर इंस्टीट्यूट ने कुछ केस लॉस को स्ट्राइक ऑफ कर दिया है, तो वो जो केस लॉस को स्ट्राइक ऑफ कर दिया वो मैंने यहां से हटा दिया है, ठीक है। अब मैं आखिरी चीज आपको बोलना चाहता हूं, वो ये है कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया इस बार कि केस लॉस को जितना शॉर्ट और स्वीट रख सकूं उतना शॉर्ट और स्वीट रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग जब तक एग्जाम के दिन केस लॉ पढ़ने के लिए जाते हो तब तक तो आप हथियार डाल देते हो, पहुंचते ही नहीं हो वहां तक, ठीक है, सिलेबस ही नहीं खत्म होता है आपका। तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि भाई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स करके बहुत ज्यादा बल्कि बना के मतलब नहीं है, नहीं तो पिछले अटेम्प्ट तक आपको पता होगा मैं केस लॉ के लिए एक प्रॉपर बुक देता था पूरी 70-80 पेज की, लेकिन इस बार मैंने इसको शॉर्ट एंड स्वीट किया, एकदम कंसाइज किया, जितना जरूरी था उतना ही रखा, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज भी नहीं है इनका, 4-5 मार्क्स से ज्यादा वेटेज नहीं है, उसके लिए इतना ज्यादा कौन पड़ेगा। लेकिन इतना मैं अभी भी बोलना चाहता हूं कि पूरे इंडिया में दावे के साथ बोलता हूं, जितने केस लॉस हमने किए हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट के मटेरियल में सारे हमने क्लास में कर लिए, अब मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूं, और ये दावा आपको कोई और नहीं दे सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, ध्यान रखो सब लोग अपना, और बहुत ही जल्दी मिलेंगे हम लोग और कुछ नए मजेदार वीडियोस के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू, ध्यान रखो, बाय।